थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। तो ये जो कोटेशन दूसरा आया है, आई थिंक उसमें थोड़ी क्लैरिटी आपको लेनी है, तो हम अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। वी कैन कम बैक टू द हमारे ये जो एजेंडा जो 4 है उसमें थोड़ा मोर क्लैरिटी होना बाकी है। फिलहाल के लिए उसको एक हम इस चीज़ को लास्ट में लेते हैं क्योंकि टाइम निकला जा रहा है। हम जो नेक्स्ट एजेंडा जो है 5 टू रेटिफाई द अपॉइंटमेंट ऑफ PMC एज रिकमेंडेड बाय द मैनेजिंग कमिटी एंड एडवाइजरी कमिटी ऑफ बिल्डिंग रिपेयर वर्क ऑफ आवर सोसाइटी। सबसे पहले मैं हमारे PMC कंसल्टेंट का यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नरेंद्र जी चौहान। मिस्टर नरेंद्र जी चौहान जी है हमारे PMC है जो बिल्डिंग रिपेयरिंग को कैरिंग करेंगे। और जो लास्ट 4 को हम बाद में लेंगे, हम 5 को करेंगे। लास्ट टाइम पे जो AGM में हमने PMC के लिए वोटिंग किया था, उसके बाद एडवाइजरी कमेटी और मैनेजिंग कमेटी ने मिलकर 5 PMC वाले का इंटरव्यू किया। उसमें से हमने NTC कंसल्टेंट इनको हमने सिलेक्ट किया है। तो आज इन्हें रेटिफाई करना है क्योंकि पुष्टिकरण करेंगे कि हमने इनको अपॉइंट किया है। तो इस एजेंडा 5 के लिए आपका वोट प्रपोज और सेकंड प्रपोज की जरूरत है। तो फर्स्ट प्रपोज कौन कर रहे हैं? मिस्टर जी। सेकंड प्रपोज 1 मिनट में बात करता हूं इसके बारे में। अभी मैं PMC के बारे में बात कर रहा हूं आपको। PMC के बारे में हमारा बिल्कुल राइट है, तो बात करना मेरा राइट है। ये PMC जो अपॉइंटमेंट हुआ इनका कोटेशन कितना का आया था पहले? 1.25 रुपीस पर स्क्वायर फीट। एक मिनट ये गलत है। गलत नहीं, ये 1.25 का बात ही नहीं है। 1.50 रुपये। सुनिए, एक मिनट सुनिए, हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी है। रिकॉर्ड है, बताइए 125 को 150 किसका है? 150 दूसरा वेंडर का था, इनका नहीं था। इनका 125 था और इसके बाद इन्होंने 2 रुपया पर स्क्वायर फीट किए इन्होंने। इसमें 125 में इंक्लूडिंग इनका सुपरवाइजर इंजीनियर साथ में, मैं साथ में था, मीटिंग में बैठा था, इंक्लूडिंग उसके अंदर। बाद में इन्होंने 2 रुपया किया गया, ठीक है। और 2 रुपया करने का बाद अभी लास्ट में कुछ और इंक्लूडिंग था, 2 रुपया एक्सेप्ट किया, तो वो ठीक है।
और उसके बाद भी जो उसमें दिया गया है, इसमें जो दिया गया है इनका लाइसेंस नंबर कितना है। फर्स्ट थिंग, आप बॉम्बे में काम करते हो, मीरा भाईंदर में काम करते हो, थाना में काम करते हो, यस, सबका लाइसेंस अलग अलग है। आप वसी विराट में लाइसेंस नंबर अलग होगा सर। एक सेकंड, तो यहाँ का लाइसेंस नंबर अलग होगा, सीरियल नंबर, वहाँ का लाइसेंस नहीं है आपके पास, नहीं है ना। ऑल ओवर महाराष्ट्र का नंबर हमारे तो आपने इसमें ऑल ओवर महाराष्ट्र का नहीं दिया, सिर्फ तीन मुंबई, थाना और मीरा भाईंदर, ठीक है सर, आप बोलिए ना। सुनो, और वसई के दिया है, इन्होंने दिया। ये लाइसेंस नंबर यहाँ है नहीं इनका, और मैंने बीएमसी ऑफिस में जाके पता किया है सबकी, इसके सीरियल नंबर यहाँ का अलग डिफरेंट है, जो इन्होंने दिया है वो सीरियल नंबर दूसरा है। और इनका कॉस्ट जो बता रहा हूँ अभी, कॉस्ट के बारे में, condition. इसमें the charge for supervision stage will be 2% of the total project cost. ऐसा इसमें दिया है। और दूसरा, your project management consultants PMC service charges up 2% salary submitted to your along with every RA bill of the contractor. The PMC bill amount will be calculated as 2% of the contractor RS bill amount for the corresponding billing period. तो इनका 2 रुपया पर स्क्वायर फीट जो बात की है इन्होंने, मैं मीटिंग में था, बताया तुम्हारा और कुछ आगे पीछे करना है तो कर सकते हो, उन्होंने 2 रुपया करके दिया है। तो उसमें इसके अंदर अलावा भी सारी चीज करके दिया गया है, तो सुपरवाइजर का चार्जेस, इंजीनियर का चार्जेस, क्यों, ये मेरा पूछने का काम था। और लाइसेंस के बारे में आपको पूछा था, आपका लाइसेंस यहाँ का है नहीं, तो मैं क्या। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश जायसवाल है। जैसा सर ने जैसा 2 पॉइंट बोला है, पॉइंट नंबर 1, मेरा लाइसेंस नंबर STR 59 जो ऑल ओवर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में कहीं भी हम एज अ PMC जॉब कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो सर ने पूछा, हमने 2% का प्रपोजल दिया है, उसमें सब इंक्लूडिंग है, मीन्स टेंडरिंग से लेके लास्ट अभी जो भी टेंडरिंग में प्रोसेस हुआ, साइट विजिट हुआ, उसके बाद में जो वर्क स्टार्ट होगा, यहाँ पे फुल टाइम हमारा इंजीनियर्स रहेगा और डेली वाइज मेरी विजिट रहेगी, हफ्ता 15 दिन में एक जॉइंट मीटिंग होगा, सब कुछ एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग 2% के हिसाब में दिया हुआ है। हाँ, तो मगर ये तो आपने पहले भी बोला, जब 1 रुपये 25 पे दिया, वो भी आपने बोला सुपरवाइजर इंजीनियर आपके साथ में रहेगा उसके अंदर, इंक्लूडिंग था उसके अंदर, उसने बताया था, मैं था मीटिंग बैठा था सर। उसमें जो था ना 1.25% जो आप जोड़ रहे हो ना, ओनली इंजीनियर विजिट था, नॉट 8 घंटा इंजीनियर नहीं था वहाँ पे। मेरे पास तो प्रूफ राइटिंग नहीं, मेरे पास। सुनिए ना सर, पहले सर आपने बोला, मैंने सुना, अभी मैं बोलता हूँ, आप 2 मिनट सुन लीजिए। सुनो भैया, मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था पहला कि हम लोग ने बोला हमारा इंजीनियर्स रहेगा, मैं डेली वाइज विजिट करके जाऊंगा। फिर बोला गया कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर हम एक साथ स्टार्ट करते हैं तो आपको मिनिमम 2 इंजीनियर्स रखना पड़ेगा। तो बोला चलो अगर 2 इंजीनियर्स रखना है तो 1.25% में नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने 2.5% का डिमांड किया था, बट सोसाइटी नेगोशिएट करके बोले कि हम 2% ही दे पाएंगे। बोला ठीक है, फिर मैंने एग्री किया सर। आपको अगर 1.5% में कराना है तो अभी भी मेरा प्रपोजल है, मेरा ओनली विजिट रहेगा, 8 घंटा इंजीनियर रहेगा नहीं। आपके सामने सर दोनों प्रपोजल है, आप जो एग्री करो उसमें हम काम करेंगे। आपका महाराष्ट्र का लाइसेंस क्या है? STR 59, वो तो मुंबई का लाइसेंस है सर। ऑल ओवर महाराष्ट्र में बिजनेस कर सकते तो हैं। मेरा बंदर कैसे अलग है फिर? सर वहाँ पे हम लोग थाना का लोग क्यों है? एक मिनट सुनिए, हमारे पास हमारी कंपनी में 3 से 4 स्ट्रक्चरल, मैंने मुंबई यहाँ वसई विराट के अंदर मैंने जाके निकाला टेंडर सब, जितना भी यहाँ काम करने वाले लोग हैं, इसके अंदर हमारा मुकेश भी इसके अंदर इंक्लूडिंग। सर जो आपका ये डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हो ना, ये गवर्नमेंट काम करने के लिए, प्राइवेट के लिए नहीं। जो आपका गवर्नमेंट, सुनिए आप सुन तो लीजिए सर, ये जो आप दिखा रहे हो ना BMC या VVMC के पैनल पे कंसल्टेंट्स, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बराबर। अगर मैं BMC और BMC के पैनल पे हूँ तो मैं प्राइवेट में 2% में क्यों धंधा करूँ सर? 5% नहीं लूँ गवर्नमेंट में। ये जो होता है सर, हम लोग ऑल ओवर महाराष्ट्र में लाइसेंस नंबर STR 59
प्राइवेट बिल्डिंग, रेसिडेंशियल, कमर्शियल जो भी है सबका हम लोग प्राइवेट में काम कर सकते हैं। मैं बीएमसी का जो भी गवर्नमेंट का काम है वो मैं नहीं कर सकता। अगर मैं बीबीएमसी के पैनल में रहूंगा ना सर, तो मैं 2% में आपके पास क्यों धंधा करूं, 5% में गवर्नमेंट का जॉब नहीं करूं। तो इसमें आपने बोला आप महाराष्ट्र में काम कर सकते हो, तो मैं मुंबई के नाम क्यों लिखे उसमें? सर हम लोग लिखे सर, अभी हम लोग फिलहाल मुंबई में अभी हमको है ना अभी जो एजेंडा जो 5 था उसको है ना प्रपोज किया है अनिल जी ने, और सेकंड प्रपोज अजय सिंह ने, अजय पाटिल सॉरी। अभी हमारा 6 जो एजेंडा है टू डिस्कस एंड अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर कैरिंग आउट द मेजर रिपेयर्स एंड पेंटिंग ऑफ द सोसाइटी बिल्डिंग based on the recommendations of the PMC Managing Committee and Advisory Committee of building repair work of our society। पिछले 3-4 महीने में जो हमने होमवर्क किया है, जो मैनेजिंग कमेटी हो, एडवाइजरी कमेटी हो और पीएमसी के साथ, इसका आपको संक्षिप्त में मिस्टर नरोत्तम जी एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि मधुसूदन जी जरा यहाँ पर आए तो बहुत अच्छी बात होगी। मधुसूदन जी जरा आप आगे बैठिए प्लीज। इससे पहले कि नरोत्तम जी इस पे सभी को थोड़े डिटेल्स बताए, बिकॉज ये और मधुसूदन जी उसी लाइन में काम करते हैं तो एक्सपर्ट है, और इट्स ऑलवेज गुड टू हियर फ्रॉम द एक्सपर्ट। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस पीएमसी एडवाइजरी कमेटी का, जहाँ पर ये सभी लोगों ने आगे आके पूरे कमेटी की, पूरे सोसाइटी का इस काम में योगदान दिया है। तो थैंक यू वेरी मच नरोत्तम जी, मधुसूदन जी और जितने भी पीएमसी एडवाइजरी मेंबर्स हैं, बिकॉज उन्होंने रिक्वेस्ट है आप लोग जरा एटलीस्ट स्पीकर जब आए तो जरा बीच में बात ना करें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, अप्रिशिएट। प्लीज रिस्पेक्ट द स्पीकर, जब बात करनी होती है मैं खुद रुक जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो मेंबर्स हैं एडवाइजरी कमेटी के, हम इनसे बहुत ग्रेटफुल हैं, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही वैल्यूएबल था, इनके इनपुट्स बहुत वैल्यूएबल थे। जब हमने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बात करनी चाहिए तो देयर आर L1, L2, L3 करके बहुत सारी कॉस्टिंग्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज की प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्रोर्स में है। आई थिंक इनके इनपुट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो थैंक यू वेरी मच नरोत्तम जी, थैंक यू सो मच मधुसूदन जी और सारे पीएमसी एडवाइजरी कमेटी के, थैंक यू। मैं समझता हूँ गुप्ता जी के सारे प्रश्न हल हो गए होंगे, और भविष्य में कुछ ऐसी बातें रहेंगी तो इसी तरह से शांति से प्रश्न किया जाएगा और शांति से उसका उत्तर लेना चाहिए। बीच में जो तू में करने से अपनी सोसाइटी का कोई हित होने वाला नहीं है। पिछले एजीएम के बाद हम लोगों ने कंसल्टेंट को अपॉइंट किया, आज उनका रेटिफिकेशन था। उसके बाद नरेंद्र चौहान जी और उनकी टीम ने 18 टेंडर के द्वारा 18 डॉक्यूमेंट्स, 18 कॉन्ट्रैक्टर आए। हम लोगों ने तकरीबन हर संडे को तब से लेके आज तक ये स्क्रूटनी का काम शुरू किया। पहली दफ़ा सभी 18 को बुलाए, उनके इनपुट्स लिए। उस 18 के बाद हम लोगों ने 12 को सिलेक्ट किया। 12 के बाद मेरिट के बेसिस पे 6 पे आए। 6 के बाद जब 4 पे आए तो हम लोगों ने सोसाइटी के और वरिष्ठ सदस्यों को भी, सेक्रेटरी और मैनेजिंग कमेटी के मेंबरों को बोला कि उनको भी इन्वॉल्व कीजिए। उनके भी अपने इनपुट्स हैं और सबको एक ही सोसाइटी के उनके वो भी पहले काम कर चुके हैं। बहुत लोगों को बुलाया गया, कुछ लोग आए, जिसमें अनुपम सिंह जी थे और कुछ सदस्य जो उस मीटिंग में आए और उन्होंने अपनी बात रखी। उस बात को हम लोगों ने फिर से सम्मिलित किया। जब 4 का सिलेक्शन होना था, उसमें से चौथा व्यक्ति जो एक था, उसने कुछ गलत प्रयास किया मिलने का, कहीं से नंबर लेकर के कई बार अप्रोच करने की कोशिश किया और वो अपना डिसीजन भी बता दिया था कि आप कुछ भी करें, चुना तो उसी को जाएगा, जो ऐसा हुआ नहीं। तो फिर हम लोगों ने उसको ब्रीच ऑफ कंडक्ट के कारण उसको निकाल दिया और अंत में 3 को L1, L2, L3 को सेलेक्ट किया।
उस तीनों में अभी तक जो मैं समझता हूँ, मैं मतलब हमारी जो टीम समझती है, इंक्लूडिंग मैनेजिंग कमेटी और एडवाइजरी कमेटी, तीनों कैपेबल है। टैक्स का कुछ मसला था, 4 करोड़ का काम है, सीधे सीधे जाएंगे तो 72 लाख रुपया उस पर लग जाएगा। तो जो इनवाइटी लोग थे जो इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उनका एक सजेशन था कि हम इसको कैसे कुछ बचा सकते हैं मटेरियल खरीद के, कंपोजिट टैक्स के द्वारा। तो एक कंपोजिट टैक्स बताया था जिनको 50 लाख का है, उनके सिस्टर कंसर्न है, एक अम्ब्रेला के नीचे 4-5 कंपनियां हैं, 50-50 लाख का अगर वो काम करती है तो उस टैक्स बच जाएगा। तो 1 करोड़ रुपये टैक्स देना पड़ेगा, विच इज अबाउट 18 लाख। दूसरा जो हमारा जो बजट था पहले से 3-4 साल पहले हम लोगों ने निकाला था 4 करोड़ 20-25 लाख का, उसमें अभी भी काम संभव दिख रहा है। इन तीनों से हर स्टेज में रेट नेगोशिएट करके मैक्सिमम 7 करोड़ तक आया था, जो अब करीब 397, 398 से 4 करोड़ के आसपास आया है विदाउट टैक्सेस। फिर हुई कि अब बजट बन गया, बजट में बैठ रहा है तो ये सब देख लें कहाँ कहाँ क्या काम किए हैं, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, चेयरमैन या अन्य सोसाइटी सदस्यों का इनपुट ले लें। बगल की बिल्डिंग में हम लोग भी गए थे, वहाँ से सबका, वहाँ एक सरस्वती कंस्ट्रक्शन ने काम किया है, सभी सदस्यों का इनपुट फीडबैक ठीक था। योगेश जी, सिद्धेश भाई और लोग नरेंद्र के साथ मलाड, गोरेगांव, बोरीवली ने विजिट किया, सबका ओपिनियन दिया, अन्य 2 कॉन्ट्रैक्टरों का, तीसरे का भी। जहां तक हम लोग समझ पाए हैं, तीनों समर्थ है काम करने के लिए। टैक्सेशन में देखना है और उसी में से किसी एक को चुनना है। अंतर बजट में 2 लाख मिनिमम कितना है, जब वहाँ डिस्प्ले कर दो, वो है ना, वो है, कनेक्ट हो गया। 4 करोड़ 12 लाख, 4 करोड़ 14 लाख, और कितना है 4,440 विद टैक्सेस 4 करोड़ 14 लाख IA, सरस्वती 4 करोड़ 16 लाख और हयात 4 करोड़ 19 लाख। तो अमाउंट डिस्प्ले होगा तो अंतर तो ज़्यादा है नहीं। अब अपने को विद द हेल्प ऑफ PMC ये सिलेक्ट करना है कि किसको हम लोग रखें, और जो PMC बताएंगे आप लोग वोटिंग या बिना वोटिंग सर्वसम्मति से जैसे भी हो, आप लोग जो बोलेंगे फिर उनको हम लोग लेटर ऑफ इंटेंट देंगे, फिर पूरा BOQ को फाइनल करेंगे, हर आइटम को फिर से एक बार फाइन ट्यून करेंगे कि कहीं कुछ जगह है क्या, उसके बाद उसको वर्क ऑर्डर देंगे और फिर काम शुरू किया जाएगा। जो सोसाइटी का पहले से नॉर्म रहा है और लिखित जो भी समझिए कि जिस बिल्डिंग से कलेक्शन सबसे ज़्यादा आया है उससे शुरू किया जाए, और काम की शुरुआत सबसे पहले हम लोग टेरेस से करेंगे, चाहे उसका कलेक्शन L4 पे हो या L2 पे हो। शुरू करेंगे सबसे ज़्यादा से, फॉलोड बाय द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये कोशिश करेंगे कि जून के पहले जितना संभव हो टेरेस का काम हो जाए। अब नरेंद्र ये प्रेजेंट करेंगे L1, L2, L3 और इनका
जैसा फाइनल में 3 कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे, उनका बजट आपके सामने है। फर्स्ट वाला है विदाउट एक्सेस आईए कंस्ट्रक्शंस 4 करोड़ 19 लाख, ये विदाउट एक्सेस आ रहा है। और सरस्वती कंस्ट्रक्शन का 398 और हयात कंस्ट्रक्शन का 397। जैसा कि बोला गया था जीएसटी सेव करना है, तो किन लोगों ने कितना कितना कमेंट्स किया उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये जो है पहला आईए कंस्ट्रक्शन, इनका कहना है कि प्रोजेक्ट के 15 लाख के ऊपर वो जीएसटी लेंगे 18%, यानी 2,70,000 रुपए इनको जीएसटी जाएगा। दूसरा है सरस्वती कंस्ट्रक्शन, इनका कहना है कि 3 करोड़ रुपया इनका कंपोनेंट जीएसटी फॉर्म है, जिसका कि 50 लाख तक एक फॉर्म के ऊपर बिलिंग कर सकते हैं। उसका 1% जीएसटी भरने को आता है, तो उनका कहना है कि वो जीएसटी में भर दूंगा। तो अपना जो प्रोजेक्ट है 2 फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, तो हिसाब से एक फॉर्म के ऊपर अपना 1 CR तक बिलिंग कर सकते हैं। वो भी लीगल जा रहे हैं हम, मतलब कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं हम लोग, भर ही रहे हैं ऑलमोस्ट। जो वो 1% भरना है वो खुद बोला मैं भर दूंगा, तो कंपोनेंट जीएसटी में 3 CR जाएगा। बाकी जो अमाउंट बचता है 98,90,266 रुपीज, इसके ऊपर अपना नॉर्मल जीएसटी चार्जेस 80% लगेगा, जिसका कॉस्टिंग होता है 17,80,240 रुपया। थर्ड है हयात कंस्ट्रक्शन। हयात कंस्ट्रक्शन का जो इनका कहना है कि 70% प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर जीएसटी सेव करेंगे, 30% पे लगेगा। 30% कॉस्ट होता है 1 CR 90,26,257 रुपीज। उसके ऊपर जो आपका 80% जीएसटी चार्ज लगता है 21,46,731 रुपीज। ये कॉस्ट आ गया आपका विद टैक्सेस 414,419। अभी इसके बाद हम लोग ने तीनों कॉन्ट्रैक्टर का साइट विजिट किया हुआ है, और रिपोर्ट में आपको शो कर रहा हूं। फर्स्ट है हयात कंस्ट्रक्शन। इनका हम लोग ने साइट विजिट किया था, स्ट्रक्चर टावर अपर नगर गोरेगांव ईस्ट। 2 साल पहले प्रोजेक्ट हुआ था। वहां पे हम लोग ने देखा कि बहुत जगह पे जो काम किया हुआ था वहां पे मल्टीपल क्रैक अभी वापस नया डेवलप हुआ है। वर्क फिनिशिंग ऑलमोस्ट ठीक था, बट थोड़ा सा क्रैक्स वगैरह जितना आया था उतना नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां पे 10 इयर्स वाला पेंट मारे थे, तो उस हिसाब से इतना डेवलप नहीं होना चाहिए। तो इनको हम लोग 10 आउट ऑफ 6.5 रेटिंग दे रहे हैं। सेकंड है सरस्वती कंस्ट्रक्शन। इनका हम लोग ने अपना मीरा रोड ईस्ट में शांति गार्डन 3 जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट था 2024 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। इनका ओवरऑल काम ठीक था। जो इन्होंने क्रैक फिलिंग किया था वहां पे थोड़ा क्रैक जो ओल्ड सरफेस होता है ना, ओल्ड सरफेस से थोड़ा सा बाहर दिख रहा था। बाकी परफॉर्मेंस अच्छा था। और एक चीज था वहां पे कंसील डक्ट था, जो कि प्लम्बिंग काफी टफ चैलेंज होता है स्लैब टू स्लैब तोड़ के करना। वो टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। क्लाइंट वहां पे जो सेक्रेटरी थे मिस्टर कमलेश सर, उन्होंने बताया था कि वो टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बाकी ओके ठीक है। तो इनको हम लोग ने जो रेटिंग दिया है 10 आउट ऑफ 7। हाँ, ये है आईए कंस्ट्रक्शन। इनका जो वीरा देसाई में हम लोग ने साइट विजिट किया था स्पेशल टावर G+15 का प्रोजेक्ट्स का। इसमें भी वही मल्टीपल स्लैब डेवलप्स थे, और एक जो डेड वॉल्स होते हैं वहां से लीकेज के पॉइंट थे, तो इस हिसाब से इनको हम 6 मार्क्स दे रहे हैं। और एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हमने देखा था सरस्वती का। हेलो,
ये जो IA कंस्ट्रक्शन और हयात कंस्ट्रक्शन, ये दोनों का साइट विजिट मैंने और नरेंद्र जी ने किया था। मधुसूदन जी को भी बुलाया गया था, लेकिन किसी कारण मधुसूदन जी कुछ काम के लिए फंसे हुए थे तो नहीं आ पाए। हमने इनका जो बिल्डिंग जो हमने विजिट किया वो 5 साल पुराने वाली बिल्डिंग थी, ताकि मुझे ये देखना था कि मोर देन 5 इयर्स के बाद वो बिल्डिंग का कंडीशन कैसा होता है। तो एज यूजुअल जो होता है, जैसे कि क्रैक डिस्प्ले करना, क्रैक है जो पहले जो हमारे जो बिल्डिंग में जो पहले भी क्रैक थे अभी भी क्रैक दिख रहे हैं, तो 5, 6, 7 साल के बाद वो क्रैक डिस्प्ले होता है। कहीं कहीं पे डेड वॉल्स में मेजर प्रॉब्लम डेड वॉल्स का होता है, जो पैचेस है। अगर नया कंस्ट्रक्शन, अगर नया काम है तो स्टार्ट किया है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो हमको उसमें ज़्यादा आइडिया नहीं है। फिर भी हमने सारे चीज़ों को अपने तरीके से उसे विजिट किया, उसको चेक किया। इवन हमने सभी मेंबर्स को भी वहाँ पे फ़ोन किया, और मेजरली उसने जो नंबर हमको दिया था ना, हम लोग उस पर नहीं गए। हमने ना उससे दूसरा नंबर मांगे, तब हमने विजिट किया। Am I right? क्योंकि कहीं कहीं पे वो कॉन्ट्रैक्टर लोग अपना रेफरेंस देते हैं कि यहाँ पर ये मिलेंगे लेटर पे, लेकिन हमने क्लियरली बोला कि आपका ये नंबर हमको नहीं चलेगा, हमको इसके जगह पे दूसरा नंबर दे दो। तो उसी तरह हमने विजिट किया। सेम में सिद्धेश ने भी विजिट किया है। तो जहाँ पे मैंने जो दोनों कॉन्ट्रैक्टर है, उनके जो कोऑर्डिनेटर, उनके जो हम जहाँ पे साइट विजिट किए, वहाँ पे सेक्रेटरी और प्लस उनका जो ऑफिस जो मैनेजर जो है बिल्डिंग के, उनसे हमने बात की तो उनके प्रॉपर फीडबैक लिया। फीडबैक ये था कि ये लोग अच्छे हैं, काम इन करते हैं, जब भी बुलाओ आते हैं और काम करते हैं, कोई उनके ऊपर चार्ज नहीं लगाते। समझो कि अगर आज कुछ पैचेस है, वो पैचेस क्लियर करते हैं, पेंट है, कुछ डैमेज हुआ है वो क्लियर करते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई कॉस्ट नहीं लेते वो। ठीक है, उसी तरह सिद्धेश ने भी वहाँ पे विजिट किया। सिद्धेश जी आप जरा माइक ले लीजिए। सरस्वती कंस्ट्रक्शन का सिद्धेश ने विजिट किया। तो मीरा रोड में उनके 2 साइट्स चल रहे हैं अभी भी, शांति गार्डन सेक्टर 3, सेक्टर 4। सेक्टर 3 का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, सेक्टर 4 का काम शुरू था, जहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी रूफिंग का काम खत्म करने के बाद उन्होंने पेंटिंग का काम जो है शुरू किया था। मैंने देखा कि वहाँ पर इंजीनियर्स जो है वो फुल टाइम वहाँ पर डिप्लॉयड है, और इंजीनियर्स से हमने बात भी की। उसके बाद हमने वहाँ के कमिटी मेंबर्स जो है उनसे रैंडमली बात की। तो ऑब्वियसली फीडबैक इस डेवलपर का यही आया था कि ये अप्रोचेबल है, काम सही मिल रहा है। तो एज अ क्रिटिक हमने पूरे सोसाइटी का मुआयना किया, ये देखने के लिए काम हुआ कैसे। तो हमने देखा कि पेंट वर्क तो बिल्कुल सही था, और जैसे इन्होंने कहा कि शांति गार्डन में जो प्लम्बिंग है, जो आपके स्विच पाइप्स है, वो सारे कंसील्ड है इन द बिल्डिंग वॉल्स इटसेल्फ। तो जिसमें जो काम होता है वो आपको पैच में उन्होंने किया है, उन्होंने फुल प्लम्बिंग का काम नहीं किया। जैसे हमारा काम पूरा प्लम्बिंग का, डक्ट का पूरा काम है, वैसा उनका काम नहीं था। उनका क्रैक फिलिंग, पेंट वर्क और पैच में जहाँ पर भी पाइप्स की लीकेजेस है वहाँ पर। तो हमने जब वहाँ पर बात की तो वहाँ से हमको पॉजिटिव फीडबैक आया है उनका अबाउट दी एंटायर वर्क। जो हमने काम देखा हमको भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगा। जो हमारे बिल्कुल सोसाइटी के सामने सोसाइटी है, उस सोसाइटी का नाम मैं भूल गया, लेकिन सिटी के बगल में जी, वहाँ पर रीगल एनक्लेव में भी सरस्वती ने काम किया है। हम उनके कमिटी टीम से मिले हैं, जो उनकी कोर कमेटी है, उन्होंने भी पॉजिटिव फीडबैक दिया है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और जो मुझे फीडबैक मिला है फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशंस। थैंक यू। थैंक यू। अभी हमने यहाँ पर L1, L2, L3, अभी यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे वोटिंग देखकर वोटिंग देना है कि है ना हमें किसको अपॉइंट करना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चंस हो नरेंद्र जी उसका आंसर देंगे। अगर आपके इससे पहला अब फिलहाल तो हम इस पे काम करते हैं, उसके बाद हम फंडिंग पे जाएंगे। हमको कितने कॉन्ट्रैक्टर्स लेना चाहिए वो भी डिसाइड करेंगे, हमारे पास फंड कितना है उसके बारे में भी डिसाइड करेंगे, बताएंगे मैं।
फिलहाल मैं अभी फाइनेंशियल्स में जाता हूँ कि हमारे पास अभी फाइनेंशियल्स का स्टेटस क्या है। तो जैसे आप हाँ, थोड़ा बड़ा आपका सबको विजिबल है। देखिए हमारे अभी तक मैंने ऊपर लिखा है अप्रैल 2024 टू दिसंबर 2025 टोटल हमने अभी तक आज तक 21 मंथ का कलेक्शन किया हुआ है, जिसमें से टोटल बिलिंग 34,53,450 सत्यम बिल्डिंग का मैं आपको दिखा 34,53,450 और टोटल कलेक्शन 2936 और उसका अभी तक जो पेंडिंग है जो आना बाकी है वो उसका मैंने विवरण दिया। 15% जो है वो बैलेंस है। ओवरऑल मैं टोटल पे जाऊंगा सत्यम शिवम जिसमें टोटल 90% का कलेक्शन हुआ है, 10% का हमें बैलेंस है, 90% इसमें जो है। तो ओवरऑल हमारा कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। ऑन एन एवरेज हमारे पास 90% का फंड है। और जो यहाँ पे जो आपको कलेक्शन दिख रहा है 1,32,85,560। ये हमारे जो करंट फिक्स डिपॉजिट है सिर्फ। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एफडीज हैं, दीज आर ऑल योर रिपेयर फंड्स। अलॉन्ग विद दैट थाने डिस्ट्रिक्ट में भी आपको एक प्रोपोर्शन रखना पड़ता है ऑफ ऑल द मनी। तो 56,77,000 एक्सिस बैंक में है। मेरे उदयकर आप जरा ना फोन आएगा तो आप प्लीज जरा बाहर जाके बात करें। 56,77,000 और 64 लाख जो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। अगर मैं एटलीस्ट इस दोनों को टैली कर दूं तो हमारे यहाँ पर कम से कम 1,20,00,000 तक का फंड है। थाने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव में 35 लाख है। सो बेसिकली वी वुड हैव रफली अबाउट 1.5 CR एज अ कॉर्पस एज ऑफ नाउ टू वर्क ऑन द बिल्डिंग रिपेयर फंड। और उसको हम जितने भी पेंडिंग है उसका जितना जल्दी हो सके वो कंप्लीट हो जाए, उनका जो पेमेंट है जो ड्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास और ज़्यादा कॉर्पस होगा। एंड आई थिंक करंटली हम इस पोजीशन में हैं बेसिस द कॉस्ट दैट वी सी। वी स्टार्ट विद रूफिंग फर्स्ट। तो जो हम काम शुरू करने वाले हैं और विद द हेल्प एंड विद द अप्रूवल ऑफ द PMC एडवाइजरी कमेटी अप्रोच ये है कि ताकि हमारे पास फंड स्टैगर वे में आते रहे और हम कहीं पे भी काम हमारा रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हम एक ही काम पहले लेके वो हम डेवलपर को सौंप रहे हैं। जैसे कि हमने पहले उनसे कहा है कि आप रूफिंग का काम खत्म कीजिए। एग्जाम्पल अगर रूफिंग का काम जो है वो चारों सारे बिल्डिंग्स का मिला के अगर 15 या 30 लाख जो भी है तो पहले वो खत्म होगा। जब तक वो खत्म होता नहीं है तब तक बाकी के फंड उनको वैसे भी नहीं दिए जाएंगे। इस तरीके से हमको भी काफ़ी वक्त मिलेगा ये पैसे जो है अक्यूमुलेट करने के लिए और ताकि ये काम जो है वो सीमलेस तरीके से चल रहा है। तो फिलहाल हमारे फंड्स की स्टेटस ये है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नरोत्तम जी जरा इसके आप दो शब्द बोलिए। हम समझते हैं Roofing would be what component of the Waterproof. There is हम समझते हैं कि
क्या करें, स्टेजेज, पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, ऑलमोस्ट क्लियर है। अभी हमें सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि ये तीनों में से जो मैं समझ पा रहा हूँ उनका जो रेटिंग है 6, 6.5 और 7, तो उसमें से किसी को चुन लेना चाहिए। जो उपस्थित लोग हैं वो एज पर कंसल्टेंट रिकमेंडेशन जाना चाहते हैं या उनका कोई और व्यू है तो बताएं, तो उसको क्लैरिफाई करके उसका सिलेक्शन पहले हम लोग कर लें। मैं पूछता हूँ कि ये सब इंक्लूडिंग मटेरियल है कि ओनली सर्विस है? नहीं, ओनली इंक्लूडिंग मटेरियल, इंक्लूडिंग मटेरियल। इंक्लूडिंग मटेरियल। अगर हम लोग विदाउट मटेरियल अगर करेंगे तो? ये प्रश्न गुप्ता जी के द्वारा बहुत पहले आया था कि मटेरियल हम लोग दें और लेबर पे काम करें। हम लोगों ने एक बड़ी कमेटी के साथ इंक्लूडिंग इन्वाइटीज के साथ एक काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया और उसमें ये निर्णय लिया कि पेंट का मटेरियल जो रिक्वायर्ड है एज पर द स्पेसिफिकेशन कि 1 स्क्वायर फुट में इतना लगना चाहिए, उतना मटेरियल हम लोग खरीद कर देंगे। ये इंश्योर करने के लिए कि उसमें कुछ माल प्रैक्टिस ना हो, इंफीरियर क्वालिटी। जो पानी मिलाने का था 20 लीटर में रिकमेंडेशन है कि 10 लीटर डालना चाहिए पानी। अगर हम वो खरीद के देंगे, मटेरियल हमारा रहेगा तो 10 लीटर ही डालेगा, क्योंकि उसमें उसको कुछ बचा नहीं। बाकी रेती, सीमेंट, पाइप, केमिकल, ये सब हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में ही रखेंगे विद आवर सुपरविजन। स्पेसिफिकेशन अपने रहेंगे, पूरा स्पेसिफिकेशन अपना जैसा पेंट का बोल रहे हो वैसा बाकी मटेरियल में भी होगा ना? बाकी मटेरियल में मुश्किल है वो करना कि 10 गोनी रेती आज चाहिए, 10 गोनी सीमेंट कल चाहिए। वो कौन, उसका ट्रैकिंग कौन रखेगा, उसका स्टैंडर्ड कंजम्पशन कौन करेगा? पीएमसी। तो पीएमसी उस मटेरियल पे, उत्तर जी आपकी बात सुन ली है काफी डिटेल में, आप वहीं बैठे बैठे बात कीजिए, सब जवाब देंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक दीवार में प्लास्टर करना है, 100 गोनी रेती चाहिए, तो 100 गोनी रेती लाके हम कॉन्ट्रैक्टर को देंगे। 100 गोनी सीमेंट चाहिए, 100 गोनी सीमेंट ला करके देंगे। ये इम्प्रैक्टिकल है इस फील्ड में, रिपेयरिंग के फील्ड में या कंस्ट्रक्शन के फील्ड में विथ मटेरियल ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। नहीं, स्टोरेज नहीं, उसमें मल्टीपल इशू आएगा, इतना इशू आएगा कि हम लोग उसी में उलझ जाएंगे। 300 रुपये में सीमेंट क्यों लिया, 295 में मिल रहा था, 350 में क्यों लिया, 345 में आ रहा था। कॉन्ट्रैक्टर के केस में तो फिक्स है कि भाई विथ मटेरियल है, हमारा स्पेसिफिकेशन ये है कि अंबुजा का लगेगा, एलएनटी का लगेगा, बिरला का लगेगा, एसीसी का लगेगा, वही सिर्फ हमें देखना है। हमें क्वांटिटी पे नहीं जाना है, हमें सैंड, हमें आरएमपी रेडी मिक्स प्लास्टर है या बैग वाला सैंड है, सिर्फ हमको वो देखना है। सर आज 10 गोनी ला करके दे दो, आज 200 गोनी ला करके दे दो, अभी तक हमारे नहीं है, वो सब कौन जिम्मेदारी करेगा? इसकी अकाउंटेबिलिटी एज ए सोसाइटी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। एज ए इंडिविजुअल भी मुश्किल होता है। लोग अपने घर में भी काम कराते हैं तो कुछ लोग रेती सीमेंट ला के दे देते हैं, बाकी लोग को टाइल्स ला करके देते हैं। तो उस विषय पे काफी निर्णय हम लोग चर्चा किए थे और ये हुआ था कि जो संभव है पेंट का मटेरियल हम लोग खरीद करके दे देंगे कि 10 साल 15 साल भी अभी तक हमारा निटको का पेंट चल रहा है। और कुछ पाइप कौन सा यूज कर रहे हैं? एक मिनट, ये राजकुमार जी है जो वही काम करते हैं। हाँ। अगर उनसे अगर आप थोड़ा बात करेंगे तो डेली वाइज मटेरियल तो नहीं मंगा सकते, स्टोर करके रख सकते तो होगा। हाँ। डेली वाइज में तो प्रॉब्लम आने वाला है, हाँ। सही बात है। अगर कहीं स्टोर करके रखते हैं ज्यादा मटेरियल तो फर्क पड़ता है उसको। क्या फर्क पड़ेगा? रेट में अच्छा, एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मैटर अब ऑलमोस्ट हम लोग आफ्टर आउट हो गया है, इरेलेवेंट हो गया है। हम लोगों ने सारा डिसीजन ले लिया है। अब उसको बैंक में जाना, फिर से टेंडर इनवाइट करना होगा कि विद ओनली लेबर पे आप कोट करो। बैक वन पे हमको जाना पड़ेगा, पीछे 4 महीना और जाना है। अगर सब लोग रेडी हैं कि फिर से सब कुछ शुरू करें विद लेबर, ओनली लेबर पे इनवाइट करें, तो फिर यह प्रोसेस शुरू किया जाए। प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। समझे?
टाइम है ना अपने पास पीछे जाने के लिए है नहीं, टाइम कॉस्ट में कितना फर्क पड़ेगा वो बता। टाइम है आप एडवाइजरी कमेटी में थे तभी आपने कुछ पॉइंट रेज नहीं किया। ट्रैक कौन रखेगा अभी इसका ट्रैक अभी सब होने के बाद एकदम हेल्दी डिबेट कीजिए, अच्छा रहेगा। सुनिए, मैं कोई पॉइंट रेस नहीं कर रहा हूँ और ना मैं आपके अगेंस्ट कोई बात कर रहा हूँ। मैं एक सिर्फ मुद्दा उठाया तो मैं उसकी बात सर अकाउंटेबिलिटी इतना बड़ा प्रोजेक्ट का अकाउंटेबिलिटी रीति गुनी कौन रखेगा? इस पे हम लोग कहाँ पे है? अजय जी, इस पे हम लोग काफी बात कर चुके हैं। इस विषय पे और बात करने से कोई फायदा है ही नहीं। हम लोगों ने पिछले एजीएम में भी जो टेंडर इनवाइट करने की बात किए थे, तो कहीं भी ये नहीं बोला था कि हमको लेबर का कोट लेना है, और हम लोग विथ मटेरियल ही कोट लिए हैं। तो अब ये इस विषय पे पीछे जाने का कोई मतलब है ही नहीं। जस्ट क्लेरिफिकेशन के लिए कि सबको सब कुछ जानकारी हो जाए, समझ में आ जाए, हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी अनुत्तरित प्रश्न ना रह जाए कि मेरी बात सुनी नहीं गई, समझी नहीं गई। तो भाई एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये जब ये टेंडर इशू किया गया था ना, तो कमेटी मीटिंग बुलाया ही नहीं गया। जो कमेटी मीटिंग और उसमें अगर मुझे बुलाया, मैं बोलता था कि हम विदाउट मटेरियल कोट करो उसको, क्योंकि सुन एक सेकंड, इसके पहले भी हम लोग रिपेयर कर चुके हैं, इसके पहले भी रिपेयर कर चुके हैं, तो हमारा सोसाइटी का बेनिफिट उसमें है। और उनको और आज मैंने स्टार्ट से मैं कह रहा हूँ, मैं ये चीज मैं आपको मिलटाइज भी किया हूँ, स्टार्ट से कह रहा हूँ, मैं ऐसा होना चाहिए। सुनिए, बहुत लोगों को ये थोड़ा सा संदेह है या कंफ्यूजन है कि पहले हम लोगों ने जो किया था लेबर वेस्ट किया था। पूरे रिकॉर्ड सोसाइटी में रखे हुए हैं, हम लोगों ने सिर्फ पेंट मटेरियल मंगा करके दिया था। रेती, सीमेंट, खड़ी, केमिकल, ये सारे लोग AR कंस्ट्रक्शन ने खुद लाया था, इसलिए वो कोई बात नहीं है। गुप्ता जी ने विषय निकाला, बहुत लंबा चला, हम लोगों ने काफी इस पे बहस किया, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कि आप समझिए एक बड़ी मीटिंग भी बुलाई, इसलिए अब उस विषय पे ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर कोई एस्केलेशन क्लॉज है क्या? नहीं, कोई एस्केलेशन क्लॉज नहीं है। 2 साल में हम लोगों ने सोचा है कि 2 साल में इस काम को करेंगे। कोई भी रेट एस्केलेशन या बेसिक प्राइस रेट वेरिएशन VRV नहीं है। सीमेंट का दाम आज 350 रुपया है, कल 450 भी होगा, तो हम उसमें जो डिफरेंस है वो पे नहीं करेंगे। ये जो PMC का जो लाइसेंस का इशू इन्होंने रेज किया, वो आपने वेरीफाई किया प्रॉपर है? लाइसेंस का क्या प्रॉब्लम है इनका? लाइसेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुप्ता जी की इंक्वायरी सही है, लेकिन BMC का लाइसेंस होल्डर ऑल ओवर महाराष्ट्र काम करता है। मैं भी एक लाइसेंस होल्डर सुपरवाइजर हूँ, हम पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी सुपरवाइज कर सकते हैं। गुप्ता जी आप एग्री हो? आपको आंसर मिल गया? ये गुप्ता जी के एग्री डिसएग्री होने की बात नहीं है। आउट एग्री होना चाहिए, हम तो कोई नहीं दिया मैंने। नहीं, तो ऑफिसर रखा था। गुप्ता जी मेरा पर्सनल कुछ नहीं। गुप्ता जी सोसाइटी का काम करो, ऑफिसर नहीं काम करो। मैं तो बता रहा हूँ, बता देते। गुप्ता जी ने सर्वे किया है, बहुत मेहनत की है, ये सब लिए है डॉक्टर। अरे तो क्लैरिफाई हो गया ना, वापस तू पॉइंट क्यों निकाल रहा है? हो गया पहले क्लैरिफाई 15 मिनट पहले। ठीक है। एक मिनिट सुनो. उन्होंने बताया ना, एक्सप्लेन किया उन्होंने, जस्टिफाई ऐका किया। अजय पाटील ऐका. दुसरी गोष्ट, गेल्या एजीएम मध्ये डिसाइड झालेलं ना, ऍडवायझरी कमिटी सिलेक्ट हो. केलेली ना, मग एक मिनिट. त्यांच्या बरोबरच मॅनेजिंग कमिटी बसून सगळं करत अरे होते त्यांनी ना. justify मग केलं आता जसं. हे मुद्दे उपस्थित करतोय, आम्ही तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय काय झालं काय नाही ते. तेच नरोत्तम एक्सप्लेन करतायत, त्याच्यावर उभा मॅडम, प्रश्न विचारू शकता. मॅडम, पण तुम्ही एक मिनिट सुनो. त्याच्यावर तुम्ही परत विरुद्ध विचारणं ना, ते बरोबरच नाही ऍक्च्युअली. मॅडम तुम्ही ऐका, आम्ही तुम्ही ऐका, ऐका, ऐका. नाही सूत नाही. मॅडम. नाही सूत एक मिनिट, एक मिनिट, नाही. रुकिए. हा, बोलो. गुप्ता जी प्लीज। ये भेद जो है ना, मैनेजिंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, ये थोड़ा समझिए। पिछले एजीएम में क्या बात हुई थी उसको थोड़ा याद कीजिए कि एक एडवाइजरी कमेटी रहेगी विद द मैनेजिंग कमेटी, ये सारे चीज को देखेगी। ईच एंड एवरी संडे को 1-2 छोड़ करके मीटिंग बुलाई गई विथ मैनेजिंग कमेटी। इसलिए ऐसा कहना कि मैनेजिंग कमेटी में ये नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है?
हर मैनेजिंग कमेटी और एडवाइजरी कमेटी को मीटिंग हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ, या उसकी अध्यक्षता किसने किया है कि अगर सेक्रेटरी ने या चेयरमैन ने, इसलिए उस विषय पे जाना वो लंबा खींचने वाली अच्छी बात है। उसमें कितने मेंबर आए थे कमेटी मेंबर? आप आके कोई भी नहीं आए, कोई नहीं आया हर मीटिंग में, अरे कोई नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हर मीटिंग में रहा हूँ, मधुसूदन जी हर मीटिंग में रहे, सेक्रेटरी चेयरमैन हर मीटिंग में रहे, आप नहीं आते तो आपकी समस्या है। राजकुमार जी नहीं थे, बीच में बोल रहे पब्लिक तो सुनता नहीं ना, नहीं है तो हम लोग जबरदस्ती खींच कर नहीं ला सकते हैं। क्या कहना क्या चाहते हैं? ओ भाई रोमी भाई क्या कहना चाहते हैं? मतलब जो है आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कह हर विषय का विरोध करना है, विरोध तो नहीं, हर मीटिंग अटेंड करो। विरोध नहीं करना है, तो फिर मैं तो आई नहीं ना, जो इन्वॉल्व मैं जानना चाहता हूँ। मीटिंग बुलाएंगे तो लोग आते नहीं है, इरिटेट करते हैं, ये एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड हो गया है। नया मेंबर ले लो ना, नहीं आते तो वो एसडीएम का है, अब ये किसी ये एजीएम में बोलने के लिए आ जाएंगे, एसडीएम में बोलने के लिए आ जाएंगे, उनको 10 मिनट सोसाइटी की बुलाई हुई मीटिंग में आने का समय नहीं है। अरे ये प्रश्न हम पूछते हैं, तो फिर आज क्यों क्वेश्चन करते हैं? रत्न भाई मेंबर क्यों नहीं आता है वो पूछो ना, मेंबर क्यों नहीं आता है? चलिए ठीक है, अभी हम किस विषय पे बात कर रहे हैं उस विषय पे करें। वह काम के संबंधित होने वाले काम के संबंधित कुछ प्रश्न है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल बजटरी, वो बात कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर दें और फिर कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करें। एक क्वेरी था, ये L3 और L1 में 20 लाख का फर्क है। 20 लाख का नहीं, 5 लाख का। L3 और L1 में नहीं, ये 4 करोड़ 19 लाख और 4 करोड़ 14 लाख, 3 करोड़ 97 लाख और 4 करोड़ फाइनल आप टोटल कॉस्ट देखिए, मैंने प्रोजेक्ट कॉस्ट में जो फर्क है टैक्सेशन, BOQ से दोनों का हाँ BOQ से मिलेगा, तो टैक्सेशन पार्ट देख लीजिए, टैक्स के कारण ये सब है। अगर उसका BOQ का 4 करोड़ 19 लाख आ रहा है और सेम BOQ हयात का 3 करोड़ 97 लाख आ रहा है, तो इसका फर्क कहाँ आ रहा है? टैक्स का बेनिफिट, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? माइक को माइक और दिस गाय BOQ से पहला वाला ने टैक्स सेव नहीं किया, उसके रेट डिफरेंस जो आया क्या होता है? for any construction BOQ is saying he is getting 4 crore 19% lakhs, and Hayat same BOQ he is getting 3 crore 97 lakhs. So BOQ is same, so why is the costing different? वही तो बता रहा हूँ कि एक GST चार्ज का जो कॉलम है आप उसको देखिए। That we will see. So can we pull it down at this level? And No, it's not possible. No, BOQ is saying that costing. उमेश जी सर जी लास्ट का कॉलम आप रीड कीजिए बस। उमेश जी नरेंद्र शांत नहीं, if BOQ is same. बैठिए, आप एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं और ये फाइनल करने के पहले सबको बुलाया गया था। मैं समझता हूँ कि आपको उसी समय ये चीज क्लियर कर लेनी चाहिए थी। कॉमन लोग जो नहीं आते हैं वो 200 क्वेश्चन करेंगे, उत्तर दिया जाएगा। जो मीटिंग में नहीं आते उनको कौन सा उत्तर दिया जाएगा? तो मेरा अनुरोध है कि बाकी मेंबर को और कोई प्रश्न है नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, बजटरी, आप पूछिए, हम 1 घंटा जवाब देने के लिए तैयार हैं हर विषय पे। ये काम कब बिल्कुल। होगा? आज अगर हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो विद इन ए वीक LOI दे देंगे, लेटर ऑफ इंटेंट दे देंगे, कितना टाइम लगेगा? और अगले 15 दिनों में उसके साथ BOQ फाइनल कर लेंगे और हम समझते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में काम शुरू किया जा सकता है। और खत्म 2 साल से पहले खत्म भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी 1 करोड़ 51 लाख रुपया या 57 लाख रुपया ही है। तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर को वैसे ही समझाया भी। अच्छा 60 मंथ, अगर वो 5 साल का है और हम लोग 2 साल में खत्म करना चाहेंगे तो हमारा तो रिकवरी नहीं होगा। आपका तो 4 साल में काम लेकिन 2 साल तो बीत गया अनुपम जी, तो 2 साल और 4 साल में हो जाएगा तो 1 ही साल का डेफिसिट रहेगा ना। कॉन्ट्रैक्टर बोला हम संभाल लेंगे।
सेकंड थिंग नरोत्तम भाई, और हमारे दूसरे भी अपनी वगैरह है ना, वहाँ से कुछ निकाले। ये मगर मैं क्या बोलता हूँ, हाँ। वो चीज इसके लिए जो कलेक्शन किया है, हाँ वो चीज उसके लिए हाँ। अच्छा सुनिए, एक चीज क्या है उसमें, मैं बताता हूँ। रेट ऑफ रिकवरी उन्होंने बता दिया, इट्स गुड 90%। 90% है, उन्होंने बताया ना अभी डाटा। 85% हाँ रेवेन्यू, अनुपम जी, जब हम लोग टेरेस का काम करेंगे ना, तो उसमें जो एक पार्ट है चाइना चिप्स का है, उसको हम एक मानसून के बाद करेंगे, मतलब 6 महीना तो इसे बढ़ जाता है। हाँ 2 ईयर, अगला 6 महीना हम उसको बचा के रखेंगे, एक साल की जगह पे 2 साल के बाद में करेंगे। 2 years. संभाल लेगा। So there may be a gap of 10 to 12 months. Your question is valid, Anupam ji. You are right कि यार अगर वो पैसा मांगेगा तो how do we go about that? कहीं पे काम रुकना नहीं चाहिए। या जब proportion में आना चाहिए in terms of the amount being recovered against the cost of the project as well. So then as I mentioned कि जो हमारा staggered thought process है, हम जो फाइनेंस ईयर बोल रहे हैं, इसी मैटर पे since we have a collection of 90%, जी, so out of 4 crore, you will not, first of all, you will be short by 60 lakhs by 40 lakhs. the recovery, and the 10% of 4 crore will be another 40 lakh. You will be short by 1 crore. Maybe. So just plan that how you are going to make that. absolutely. Contractor will not say because मैं दे दूंगा. Correct. तो ये जब हमारे discussions developers होगा। correct, ये जब कुछ काम डेफर करने पड़ेंगे 6 महीना के लिए, डेफर करना पड़ता है। correct. Your rate escalation will creep in. No. There shall not be any rate escalation. So I'm just going there what has been stated. It's been said that 2 years there won't be a work will 2 be years, in 2 हाँ years. तो अनुपम जी जैसे मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, 2 years is the endeavor of completion. It could probably definitely be few months ahead as well. But in our discussions with the developers, we were very clear that this is how our current budget looks like, and the work will be in a staggered manner. While we say that you finish your work, and I'm sure उनको भी ये चाहिए होगा कि भाई जब तक मुझे पैसा आएगा तब मैं उसका काम करता रहूँगा. So we will think through that to ensure कि कहीं पे भी काम रुक ना जाए और प्लस हमारे पास फंड हो उसको सही टाइम में we'll take care of it. As you've taken care of it, so okay. But I'm just going to raise that. बिल्कुल. That's a very valid. Both points are valid. It is better to document it in while issuing a work order to contractor. Yes. Correct. You're right. Because that will be a authenticate document. बिल्कुल absolutely. तो फिर से उसी प्रश्न पे आते हैं। नरोत्तम भाई, एक सेकंड, जैसे आपने बताया मटेरियल की बात हुई, विदाउट मटेरियल की बात हुई, अगर उसमें विदाउट, जैसे हमारा ये रिपेयर कमेटी बनी है, मटेरियल कमेटी बना दे, वो मटेरियल देखेगा तो क्या होगा, फर्क क्या है? मटेरियल कमेटी बना दीजिए, रेती कमेटी बना दीजिए, सीमेंट कमेटी बना दीजिए, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है उसको, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी। आपने एक मटेरियल कमेटी बना दिया हेडेड बाय मिस्टर गुप्ता जी जाएंगे मार्केट से 100 बैग सीमेंट खरीद के लाएंगे। नेक्स्ट मोमेंट रोमिल पंचाल जी बोलेंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इंडिविजुअल मत देना, या मैं ही बोलूंगा कि गुप्ता जी 400 रुपये क्यों खरीदा, तो 395 मिल रहा है, और आप खरीद करके लेके आ गए, अभी 400 और ये 5 रुपया का डिफरेंस है, आप देंगे? भी वापस करके नहीं, और गुप्ता जी वापस लेके जाएंगे। कमेटी है, कमेटी तो जाके तो ऐसा आगे तो जाएगा नहीं ना देखने के लिए। अभी ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, उससे ऊपर हट जाए, और फिर से मैं अभी आता हूँ सिलेक्शन पे। प्लीज बीफ अभी ये तो फिर से कोर्ट मानना पड़ेगा तो पता चलेगा। ये 4 करोड़ के क्वांटम वाला मैंने ऐसा काम किया ही नहीं अभी तक जो लेबर पे बेस्ड। 96 टू 2026 में इस वॉल्यूम का काम में मैंने कहीं भी रेती सीमेंट सप्लाई करके नहीं किया है, न कॉन्ट्रैक्टर के साथ, न कंसल्टेंट के साथ, और न बिल्डर के साथ।
ये छोटे मोटे काम के लिए छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर लेबर वाला मिल जाएगा, कोई कैपेबल कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा बड़ा। मेरा तो वही है कि दोनों में डिफरेंस कितने रहेंगे, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल डिफरेंस में भी 10 to 5% हाइपोथेटिकल है। अनुपम जी भी बहुत काम कराते रहते हैं बंगलों का। वो तो सिविल का नहीं है। अरे सिविल में नहीं है, लेकिन देखिए वो सिविल का ज्ञान होना अलग बात है, और बाकी जो उनके बैलेंस शीट में दिखता होगा ना, मटेरियल में और लेबर में क्या डिफरेंस डेफिनेटली पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी का कंप्रोमाइज हो जाता है। सारा चीज आप पे आएगा, आपने रेती ला के दिया था, आपने सीमेंट ला के दिया था, आपने केमिकल ला के दिया था, हमने तो सिर्फ काफी लगाया। इसके ऐसे कामों को उस पर्सपेक्टिव से, उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। जीएसटी सारा जो मटेरियल होगा सारा जीएसटी आपको भरना पड़ेगा। वो तो सब है, दूसरा हेडेक तो 50 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके हिसाब से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हम तो यही मान के चल रहे हैं, उससे बेहतर समझ रहे हैं, इसलिए इस ऑप्शन पे। वो क्या बता रहे हैं कि there will definitely be a difference in terms of use of Difference the होगा ना? material. But the second is there is a cost of management also. एंड क्वालिटी, वो आप शायद आप गिन नहीं रहे। And quality. More or less it will become, अब कोई responsibility कौन लेगा? वो घर same ही को रहेगा, सीमेंट आके पड़ा है, घर को बारिश गिर गई, फूट गया, वो पत्थर बन गया, क्या करोगे? इस विषय पे आज भी जितना डिस्कशन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में इस विषय पे फिर से हम लोग अपना समय ना लगाएं। एक पर्सन हाँ, ये फिक्स अमाउंट है, ये आपका 5 ईयर नहीं यार, जो हमारा देखिए आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं बताता हूँ गुप्ता जी, मिश्रा जी, नहीं बताता हूँ आपको। ये रेट फिक्स है, रेट में कोई एस्केलेशन नहीं होगा। अमाउंट फिक्स नहीं है। अमाउंट इसलिए फिक्स नहीं है कि जब तक हम सरफेस को खोलेंगे नहीं तो डिग्री ऑफ डैमेज पता नहीं चलेगा। हम अभी मान करके चल रहे हैं कि 50,000 स्क्वायर फुट डैमेज है, ये 55,000 भी हो सकता है, 45,000 भी हो सकता है। तो जो 10% 5% कंटिजेंसी हर कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। राइट। और कुछ And I think that is for on R&D. यस, वो भी एक क्वेश्चन अगर आपको देखना है, very often it always escalates. Correct. It never goes down. Correct. Yes. Like if you are doing a 4 crore contract, even if it's a 10% escalation, another 40 lakhs. यस, When you're planning your funds flow, just make it all this thing in mind कि भाई how you are going to बिल्कुल, बिल्कुल, right. और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आई थिंक मुझे बात समझ नहीं आई, ये थी कि ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, क्या ये कहीं बढ़ सकता है? तो जहाँ तक स्कोप ऑफ वर्क का सवाल है, अगर हम हमारा स्कोप ऑफ वर्क डाइवर्ट ना करें, जितना है उतने पे ही फोकस करें, then basically prima facie this is what we really look at to spend from the entire fund. जैसे उन्होंने कहा कि मिड टाइम अगर हो सकता है कि 5 to 10% कंटिजेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमको प्लान करना पड़ेगा। और जो आज हम 2 साल के बारे में बात कर रहे हैं, वो 2 साल शायद 2.5 साल या 3 साल भी हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि जैसे वो पोस्ट फैक्टो के बाद ही पता चलेगा कि जैसे आप उसको खोदते हैं, कुरेदते हैं, उसके बाद आपको समझेगा कि डैमेज कितना है। आज हमने सोचा कि प्रोबेबली ये मीडियोकर डैमेज है, लेकिन अगर डीप डैमेज होगा तो इसके लिए ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें पीएमसी एडवाइजरी कमेटी सोसाइटी मेंबर्स को रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स देती रहेगी, ताकि सबको इसके बारे में पता चले एंड नथिंग कम्स एज अ सरप्राइज। Excuse me, 1 minute. अभी जितना शुभम, सत्यम, शिवम, शुभम, सुंदरम, जितने डग अभी काम हुए हैं, ऑलमोस्ट ऊपर से नीचे पूरा कंप्लीट हुआ है काम, जितने भी डग हुए, क्या वो जगह माइनस हो जाएगा टोटल स्क्वायर फीट में? वो मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं तो वो इंक्लूडिंग भी होना चाहिए। गुप्ता जी के साथ साथ कई लोगों का प्रश्न होगा। 10-12 गट का काम हम लोगों ने किया है विगत वर्षों में, और वो ठीक ठाक काम हुआ है। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर को हम लोगों ने अभी शॉर्टलिस्ट किया है, सबको ये बात बताया है कि भाई हमने इतना इतना काम किया है, आपको इसको रिविजिट करना है, अगर इसमें लगे तो कुछ करना है, क्योंकि हमें गारंटी पूरी बिल्डिंग की चाहिए। यहाँ तक मेरी समझ में है किए हुए डक्टों में हार्डली कुछ निकलेगा, क्योंकि उसमें टोटल काम होगा। यही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये भी गारंटी दिया है कि दे विल रीलुक एट द
वही थोड़ी ने बताया, रिविजिट का मतलब वही होता है। आगे तो वो उस बात का मुआयना करेंगे गुप्ता जी आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए। हमने उनको ऑलरेडी उस चीजों का लिस्ट लेके रखा है कि देखिए हमने ये सारा काम ऑलरेडी पैचेस में करके रखा वो करीब 10-12 लाख का काम हुआ है, तो समझिए कि वो 4 करोड़ का काम है, तो उतना माइनस हो चुका है। बिल्कुल, तो वो उसका फिर एक बार मुआयना करेंगे जब वो उसका काम शुरू करेंगे तो जानेंगे कि इसका काम कितना अच्छा है। अगर और वो ऑलरेडी इंश्योर करेंगे कि उसमें कुछ रीडू करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ये पूछना था कि एरिया डिफाइन हुआ प्लाटरिंग का कितना परसेंट जस्ट पकड़ के चल रहा है डैमेज 1,28,000 स्क्वायर फुट एरिया डैमेज पकड़ा हुआ, ऑलमोस्ट 50%। मतलब अपना 100% में कितना एरिया बना हुआ है 50% कंसिडर किया हुआ इस बजट में। डैमेज का। और क्या अपेक्षा है इसमें, क्या बढ़ सकता है आपके हिसाब से? प्लास्टर में बढ़ने की उम्मीद तो कम दिखती है, वाटर प्रूफिंग में कह नहीं सकते हैं। वाटर प्रूफिंग में तो टेरेस मेजरमेंट हो तो फुल आप कर ही रहे हैं। 42,000 स्क्वायर फुट कंसिडर किए हैं। ठीक है, बताता वाटर प्रूफिंग में ऐसा है, उसमें 3-4 स्टेजेस हैं जो डैमेज होता है। कहीं कहीं सिर्फ चाइना मोजाइक डैमेज है, कहीं कहीं उसके नीचे का आईपीएस डैमेज है, और कहीं कहीं ब्रिक बैड डैमेज है। जहां जहां ब्रिक बैड डैमेज है, जो एक सिंडर मटेरियल है, फिलिंग मटेरियल है, लेवलिंग मटेरियल है, उसको हम निकालेंगे और उसका रिपेयर करेंगे। इंटायरिटी में जो काम होगा, फर्स्ट लेयर निकालना और सेकेंड लेयर निकालना, मतलब चाइना चिप्स 100% निकाला जाएगा, आईपीएस 100% निकाला जाएगा। तो इसमें शायद हम कुछ सेव कर लें, क्योंकि पूरे के पूरे ब्रिक बैड कोबा नहीं निकालना जो नीड बेस्ड है। लेकिन पता ऊपर का जो लेयर रहेगा पूरा मोनोलिथिक रहेगा, इट इज अराउंड 50 mm। और सारे कॉन्ट्रैक्टरों को इस बात से अवगत कराया और सबने एग्री किया है कि इसी पे हम कोई 10 साल और कोई 12 साल का वारंटी देगा। इसमें अपना फर्स्ट मीटिंग में था कि कंप्लीटली वाटर प्रूफिंग निकालेंगे। ये कंप्लीट ही है, ये हाँ ये कंप्लीट ही, इसको कंप्लीट ही बोलते हैं, इसको पार्शियल नहीं बोलते हैं। सर इसमें लीकेज की वारंटी सभी की इक्वल है, ये तीनों जो शॉर्टलिस्ट किए हैं? ये सबका 10 साल है ना, सबका 10 साल। तो उसके लिए वो लेटर ही विल इशू करना। हाँ, स्टैम्प पेपर पे हमारे फॉर्मेट पे हम एक फॉर्मेट देंगे वाटर प्रूफिंग गारंटी का, उस पे वो स्टैम्प पेपर 100 रुपया या 500 रुपया का स्टैम्प पेपर पे वो लिख करके देगा। उसके लिए एक रिटेंशन अमाउंट रहेगा जो सोसाइटी के पास रहेगी। ये सीरियल वाइज इनके रेटिंग्स क्या है? आउट ऑफ 10 सीरियल नंबर। अभी मैं उसी विषय पे फिर से आ रहा हूँ कि 6.5। अभी जो रेटिंग है ना, 3 रेटिंग है, जरा वो रेटिंग चार्ट में दे दें। तो 7 वाले को L1 करो ना, 2 लाख का तो नेगोशिएशन करना है। नहीं, अभी तो शायद नेगोशिएशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने 3-4 बार ये चीजें कर चुका है और हर बार उनको नो रिग्रेट वर्ड करके यूज किया है। और लास्ट मीटिंग में हमने उसको अपना ही बजट बता दिया, कोई 420, कोई 430, 424 था कि भाई हमारा बजट 3.97 CR है। तो उसको भी कोई नहीं मान करके 3.98 पे लेके गया है। तो अभी हमें यही सेलेक्ट करना है कि हम एज पर रिकमेंडेशन ऑफ एनटीसी जाए, जिसका रेटिंग 7 है, उसको सेलेक्ट करें या 6.5 वाले को या 6 वाले को, क्योंकि जो मैं अमाउंट का डिफरेंस देख रहा हूँ कोई मटेरियल है अभी। हाँ, L1 और L2 में कितना का डिफरेंस है? 2 लाख रुपया का डिफरेंस है। ठीक है, 2.5 लाख का, और ग्रेडिंग में 1 का अंतर है। 7 वाले को और आप लोग कहेंगे तो 7 वाले को करेंगे। नरोत्तम जी आपने जो बोला वो सही, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, नो रिग्रेट कॉस्ट हर कॉन्ट्रैक्टर देता है, बट एट द टाइम ऑफ अवॉर्डिंग वर्क ऑर्डर we can definitely read you and tell him that to make you L1 we have to go and आपको 2 लाख का या 2.5 लाख का जो है वो उतना देना पड़ेगा। तो अभी हम ये फाइनल करते हैं कि सर्वसम्मति से हम लोग 7 वाले ग्रेडिंग को चुनते हैं, विद द रिक्वेस्ट टू द कॉन्ट्रैक्टर
कि आप L1 को मैच करो। Yes. अगर वो मैच कर गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो अमाउंट रहेगा। Correct. ओके, अब रिकॉर्ड कर देना। Yes. और कोई क्वेश्चन? इस जो इन्होंने सजेशन दिया इसको प्लीज प्रपोज कर दीजिए ताकि मोरेली और मिस्त्री। और कोई क्वेश्चन? तो जो ग्रेडिंग 7 है, मैं से बताना चाहता हूँ, ग्रेडिंग 7 है सरस्वती कंस्ट्रक्शन जो सेकंड है डेवलपर। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किन्हीं का? अच्छा, अब मैं बता देता हूँ। हाँ, वाटर प्रूफिंग करने के बाद एक स्लैग पीरियड आएगा मानसून का, जिसमें हम लोग न बाहर का काम कर सकते हैं न ऊपर का काम कर सकते हैं। उस समय हम लोग दो काम शुरू करेंगे, डक्ट का और स्टेयरकेस का, इंटरनल रिपेयर्स का। कई फ्लैट में, बाथरूम में, सीलिंग में, घरों में आरसीसी डैमेज है, तो मानसून के समय में हम लोग स्टेयरकेस का, सारे डक्ट का काम शुरू करेंगे। और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए। सर, पीएमसी का रोल, कांटेक्ट पर्सन, वो थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे तो बेटर रहेगा। पीएमसी का रोल अभी गुप्ता जी चले गए, वो 1.25% और 2% में थे, तो हम समझते हैं 2% वाले को सेलेक्ट करें या 100% वाले को। 100% में फ्रीक्वेंट विजिट रहेगा वीकली, और 2% में 8 आवर विजिट है, करेक्ट। एक साइट सीनियर इंजीनियर है, सुपरवाइजर, 2 का। तो वो किस ऑप्शन में हम लोग रहे, 100% में या 2%? वो भी लिख लीजिएगा मैडम। व्यक्ति विशेष का नाम इसलिए लेते हैं कि उनका एक रेज किया हुआ प्रश्न था। अभी इस बड़ी सभा से बड़ी तो कोई हस्ती है नहीं। चलिए, और कुछ? मिस्त्री जी का पॉइंट ये है, अभी तक मेरा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। हाँ, मैं समझ गया। मिस्त्री जी का पॉइंट ये है कि आप बताइए कि इनका रोल क्या होगा इस पूरे प्रोजेक्ट में। डिफाइन द रोल। करेक्ट, तो इनका रोल चलिए आप ही बता दीजिए। पीएमसी का रोल, और पीएमसी ने जो अपना रोल स्टार्ट कर चुके हैं टेंडरिंग से, और उसके पहले इन्होंने हर एक फ्लैट में विजिट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इन्होंने हम आज तक विजिटिंग चार्जेस नहीं लिए। हर एक फ्लैट में जाके उन्होंने सर्वे किया, उसका चार्जेस नहीं लिया। टेंडरिंग का काम हुआ, उसका चार्जेस नहीं लिया। मीन्स अभी तक इन्होंने अपना रोल स्टार्ट किया हुआ है। आगे किस तरह से काम करेंगे वो अभी रुपेश जी बताएंगे। ऐसी वर्क स्टार्ट होगा, हम लोग सबसे पहले एक बार चार्ट बना के लेते हैं। वो बार चार्ट के हिसाब से हम लोग काम करवाते हैं। यहाँ पे फुल टाइम मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस एक डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर रहेगा और एक बी सिविल रहेगा, जो मैं खुद हूँ। यहाँ पे मेरा डेली वाइज विजिट रहेगा मॉर्निंग या आफ्टरनून में। जैसे हम लोग ने सर्वे किया हुआ है, जहाँ पे जो डैमेज है वो हिसाब से पूरा वर्क कराएंगे, टाइम पीरियड के अंदर खत्म हो। और जैसे ही वर्क कंप्लीट होता है उसका मेजरमेंट होता है, थर्ड पार्टी मेजरमेंट। सोसाइटी रहेगी, कंसल्टेंट्स कॉन्ट्रैक्टर, तीनों के सामने ज्वाइंट मेजरमेंट होगा। उस टाइम पे 3 कॉपीज बनेगी, उनके पास जाएगा हमारे पास एक सोसाइटी में। उसके बाद जब वो बिल बनाएगा कॉन्ट्रैक्टर, बिल बना के हमारे पास देगा, उसको हम लोग रेट एंड जो उन्होंने दिया हुआ है क्वांटिटी वेरीफाई करके सर्टिफिकेट देंगे, फिर आपके पास आएगा, आपको पेमेंट देना है। और डेली वाइज व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिविटीज मेरा इंजीनियर देगा। और दूसरा यहाँ पे डुप्लीकेट बुक रहेगा, जो डेली एक्टिविटीज जो वर्क चल रहे, कितने लेबर्स काम कर रहे, कितने मिस्त्री है, कितने मिस्त्री है, सब नोट डाउन करके किया जाएगा, जो आपके रिकॉर्ड से भी रहेगा। 5 साल बाद भी उठा के देख सकते हो। और एक मटेरियल कंप्लीशन रिपोर्ट रहेगा, जैसे हमारे पास 100 बैग्स रेडी मिक्स पड़ा हुआ है, उसके सामने आज कितना बैग्स यूज हुआ, कितना बैग बचा है, कितने पूरे मटेरियल कंप्लीशन रिपोर्ट डे बाय डे पूरा अपडेट करेगा, जो राइटिंग में रहेगा। और वो बुक सोसाइटी ऑफिस में रहेगा। इनके अगर किसी मेंबर्स को कुछ देखना है तो आके देख भी सकता है। और जैसे ही वर्क कंप्लीट होगा, मैं स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगा, जो आपको बीएमसी में सबमिट करना है। ये पूरा रोल है पीएमसी का। इसमें एट्रिशन रेट का किस तरह से है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक सुपरवाइजर है, आज उसको एक अच्छा ऑफर मिल गया, 3 महीने बाद वो छोड़ के चला गया, तो ओवरलैपिंग पीरियड किस तरह से है, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर किस तरह से? सर आप जो है, बिकॉज़ ये लेट मी फिनिश, बिकॉज़ ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि हमारी तरफ से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्टर को टू ओवरव्यू एंड एंश्योर दैट हमारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फुलफिल होते हैं। तो वो एट्रिशन रेट
आदमी चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए एंड इट शुड बी ब्रॉट इन। ये नहीं कि आज रामलाल आया और दो महीने बाद जगनलाल आया, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होना चाहिए ताकि वर्क फ्लो बार चार्ट जो आपने मेंशन किया, दैट इज कंसिस्टेंसी इज मेंटेन इन द वर्क। जो यहाँ पे इंजीनियर्स रहेगा सर, मिनिमम 5 साल हमारी कंपनी में काम किया, उसका अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर मान के चलो जैसे सर का क्वेश्चन है, उसको अच्छा ऑफर आया, वो गया, तो ऐसा नहीं कि मेरी कंपनी में एक ही इंजीनियर्स है, उसके बदले में दूसरा आएगा। ये डेली वाइज चेंज नहीं होगा। जैसे एक मिनट, जैसे मैं हूँ यहाँ पे, एक समझो नागेंद्र शानी करके मेरा इंजीनियर से यहाँ पे रहता है, 2 महीना 3 महीने बाद अगर वो ऐसा सडनली नहीं कल से नहीं आऊंगा ऐसा बोल के तो नहीं जाएगा, हमको भी लेटर देगा कि सर मैं नेक्स्ट वीक से मेरा ये प्रॉब्लम है, अगर आप सॉर्ट आउट करते हो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट मंथ से कहीं और जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो 7-8 दिन का टाइम पीरियड रहेगा उसका साइट पे, उसके साथ साथ हमारा दूसरा इंजीनियर भी आएगा, पूरा 7-8 दिन में उसको हैंडओवर देगा साइट कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या पे नहीं चल रहा है। वो हैंडओवर देने में जो फ्री हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे ठीक है तू जा सकता है। तो हैंडओवर डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। हाँ, पूरा डॉक्यूमेंट रहेगा, दैट शुड बी फाइल्ड इन रिकॉर्ड। हाँ, पूरा फाइनल रिकॉर्ड के साथ में रहेगा, उसको पूरा हैंडओवर देने के बाद ही वो साइट से एग्जिट होएगा। आपका कितना साल से है कंपनी? सर हम लोग जो है ना सर 2011 से। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको आप नॉमिनेट करेंगे उसको आप एग्रीमेंट बना लीजिए कितना दिन आपको काम करना ही है, फिर चेंज होगा तो एक दूसरे पे धकेलते रहेगा कि भैया इतना काम नहीं। सर आप जो है ना, आप एनटीसी कंसल्टेंट से आपको है, बाकी कौन सा इंजीनियर रहेगा क्या रहेगा उसके साथ हम तो एग्रीमेंट नहीं, हमारे पास तो जॉब कर रहे हैं। राइट। आपको सर पर्सनल काम से मतलब नहीं है, इंजीनियर्स कौन आ रहा क्वालिफाइड पर्सन है, आपको एनटीसी से मतलब है। राइट। ये और जो एक क्वेश्चन था, ये क्वालिटी कंट्रोल का रिस्पांसिबल कौन होगा? नॉट PMC। ओनली एट द टाइम ऑफ वर्क, पोस्ट वर्क, जब भी मान लीजिए वाटरप्रूफिंग का पूरा काम हो गया, सब कुछ हो गया, somebody has to test it, so वो क्वालिटी कंट्रोल, उसका जो मेजरमेंट और जो शुड बी डॉक्यूमेंटेड, यू नो, तो वो आप करेंगे, आप रिस्पांसिबल होंगे या कॉन्ट्रैक्टर रिस्पांसिबल? नहीं, हम लोग करेंगे सर। जैसे टेरेस वाटरप्रूफिंग जैसा आपने बोला, हर स्ट्रीट के ऊपर पॉन्डिंग टेस्ट है। जैसे कि अपना ब्रिक बैट तक गए, ब्रिक बैट होने के बाद में पूरा 7 दिन तक पानी भर के रखते हैं, एवरीडे सभी फ्लैट टेरेस फ्लैट के अंदर जाके चेक करना, ये सब जो है ना सुपरवाइजिंग मेरी पूरी इंजीनियरिंग टीम करती है। और फ्यूचर में भी मान के चलो 1 2 साल 3 साल के बाद कहीं से कुछ प्रॉब्लम्स आया तो आपका फर्स्ट कॉल एनटीसी कंसल्टेंट्स को आएगा, मेरी टीम आएगी, पूरा विजिट करेगी, ये प्रॉब्लम किस वजह से है, इंटरनल लीकेज की वजह से या फिर काम की वजह से, वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करेगी, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को लेटर देगी ये इस वजह से हुआ है, आप इनको सॉल्व करके दो, फिर कॉन्ट्रैक्टर सॉल्व करके देता है। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, नरोत्तम जी, डू वी हैव सम रिटेंशन अमाउंट? यस, करेक्ट। यस, रिटेंशन अमाउंट एवरी आरएमएल में 10% हम डिडक्ट कर रहे हैं, फाइनल 5% हम होल्ड करेंगे। और उसको रियलाइजेशन कब होगा? उस आफ्टर 36 मंथ 36 months of completion of job. Completion of job पीरियड, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के बाद। ओके, और कुछ? यस यस, थैंक यू। ये चीज को जो ये प्रोसेस खत्म हो चुका है, एजेंडा अभी कंसल्टेंट को कहीं पे और जगह पे मीटिंग के लिए जाना है तो हम उनको रिलीज कर देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, थैंक यू। हम एक एजेंडा जो होल्ड करके रखे थे इलेक्ट्रिक अर्थिंग का, बाकुनी जी प्लीज आ जाइए प्लीज। एजेंडा क्लोज हो गया। हाँ, वो एजेंडा क्लोज हो गया, प्रपोज कर लिया। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है सरस्वती कंस्ट्रक्शन, हमने उनको सिलेक्ट कर लिया। अभी जो अर्थिंग का वो है ना, हमको है ना पास करना है। इलेक्ट्रिक मिस्टर धर्मेंद्र मिस्त्री जी को माइक की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही उसको आवाज बैठा हुआ है। प्लीज जरा 2 मिनट के लिए सुन लीजिए। अभी एक फ्रेश कोटेशन आया है इलेक्ट्रिक
के इलेक्ट्रिक थिंग का कंपनी। Good afternoon. Just received a fresh quote from Negi Electrical Work. They were supposed to come on Friday, but came today. The amount quoted is 9,50,000. As against, yeah, something like that. You are correct. So now it is up to you, the body, people, and you all decide. You can ask questions or whatever it is. नहीं, इससे पहले वाला लेगी कि पहले वाला कितना था आपने जो स्टडी 10 के ऊपर, I'll show you. 10 के ऊपर कंपैरेटिव दिखा दो ना। 10,20,000 10 एक 10-20 योगेश जी इसका भी कंपैरेटिव दिखा दिया। That is 10,20,180 and आपका किलर बता दो। नहीं क्वांटम ये है this is 9,50,000. वो क्या करने वाला है, ये क्या करने वाला है? Actually, we have discussed. It's a very good question. We have discussed everything with the board, all contractors, not only two. But the quote has come only for two contractors. Why? Because of the revised rate. This was supposed to come on Friday. We were waiting till Saturday afternoon. So किसी ना किसी तरह you might have seen he just came the last minute and handed over. So we are still including him here. What they are going to do? स्कोप ऑफ वर्क जानना है। So the scope of work, scope of work, I have this, send it to all contractors. I'll put it in the group also. I'll send it to. अभी भेज दो। मुझे मैं बता दूँगा। एक बार बता दीजिए। वो है already मोटा बता दीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। अभी जैसा वो एक का भेजा नहीं ना पूरा ग्रुप में डाल दीजिए ना scope of work। पहला पानी फिर दूँगा। मैंने आने वाला मीटिंग से यहाँ हूँ ना, कई बार मेरे पास अभी चलो दिखाते बोलिए बोलिए। हाँ जब एजीएम हुआ था हाँ तो प्रपोजल मोस्टली मेरे साइड से था, हाँ बिकॉज़ आई एम फ्रॉम दिस स्टेट, ओके पर माय नेम वाज देयर। हाँ तो मैंने देखा कि एक हफ्ता हो गया, ये कंट्रैक्टर आया हुआ, काम चल रहा है, तो मैंने आपको मैसेज डाला। अब अपने ग्रुप में भी बोला कि आज कॉल यू बैक, स्टिल आई एम मीटिंग। क्या हुआ? मतलब ऐसे कैसे मैं हट गया? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आईडी थी आपका, मैं सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, आपने जिसको रेकमेंड किया था A&D एसोसिएट्स, इसका नाम है नीलेश ठाकरे। हाँ, तो मैं नहीं चाहता था कि इन्होंने जो रेकमेंड किया हुआ कॉन्ट्रैक्टर वो नहीं, एक बात समझिए। आपने मुझे रेकमेंड किया, मैंने उनको बुलाया, मैंने उनको सर्वे भी करवाया। तो अरे आप अभी एक कंट्रैक्टर आए हुए थे, they will not do somebody 4 करोड़ की बात है। 10 लाख के लिए you can do like this। ऐसा नहीं है, क्योंकि सवाल तो मुझे ही पूछेंगे लोग कि बाबा आपने इनका कॉन्ट्रैक्टर को लिया और ये एडवाइजरी कमेटी में भी है, तो मेक श्योर हमने वही किया था कि अब ठीक है, अभी इनको लेके हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ऑल हमको एक चीज को खत्म करना है कि है ना, इसको करेगा कौन, किसके पास इतनी कैपेसिटी है, कौन इस पे ज्यादा मास्टरी है। मैं बोलता हूँ इन्होंने जो रेकमेंड किया हुआ जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वाकई में बहुत ही अच्छे और वेल नॉलेजेबल पर्सन है। Till now he was in the. और मैं ये भी बोलता हूँ अभी तक वही, he was only the one in the sole guy was. आज तक मैंने सेकंड कॉन्ट्रैक्ट अभी हमको मिला। आज तक अभी तक वो AD ही सेलेक्ट होने वाला था, नहीं होता ना, यूनानिमसली ही would have been selected। आज तक But we got the second quote। सुनिए, आज तक उनको जब भी कोटेशन मांगा बहुत बार रिवाइज हुआ,
बहुत बार हमने हमारा रिक्वायरमेंट दिया, हमने अच्छे से अच्छे बेस्ट क्वालिटी का भी बात किया, जैसे जैसे कभी भी उन्होंने डिनाई नहीं किया, और वो जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे। और आज भी उन्हीं का एक कोटेशन हमारे पास आया था। क्वेश्चन अलग है मुझे मालूम है। अभी आप बोलिएगा, आप अगर किसी को रिकमेंड करोगे और उसका हम लोग आप एडवाइजरी कमेटी में भी हो और उसके ही कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, तो वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में एडवाइस करने के लिए, वो कंस्ट्रक्टर का एडवाइस करने के लिए हम लोग नहीं है, क्वालिटी ऑफ वर्क क्या काम होना है। अभी जैसे मैं इसमें देखा आप लोगों ने फ्यूज बॉक्स लगाया जो कि जरूरत नहीं है, एमसीसी भी चाहिए तो वही लगाएगा ना। 32 एम्प्स का एमसीबी आ रहा है, उसमें 100 में the fuse, the old fuse carriers will be eliminated, will be removed and they will be replaced by the MCBs. 100 एम्पियर उसमें लिखा हुआ है फ्यूज बॉक्स लिखा हुआ और पोल, वो जो जरूरत नहीं है, उसको पता ही नहीं है और रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं आप किसकी बात, एडीएस नहीं अच्छी ना। सर आप जरा किसका वोट कर रहे हो? आप खुद से जाओ अभी। हाँ आगे बढ़ो। क्या हुआ? कटआउट जो है ना, जो एमएससीबी का जो मेन केबल आ रहा है उसको आइसोलेशन के लिए है, 3 रहते हैं 3 फेज के। 100 एम्पियर एमसीसी भी चाहिए, कटआउट नहीं, आइसोलेशन नहीं, एमसीबी क्यों चाहिए? एमसीसी भी चाहिए क्योंकि एडवांस वर्क है, कटआउट नहीं चाहिए भाई, कटआउट की जरूरत ही नहीं, फिर वही प्रॉब्लम रहेगा। यस, वो फिर और लीकेज का प्रॉब्लम रहेगा, बार जो है उसका ये जाएगा, फिर बात जाएगा और जो है लोड वेरिएशन होगा। आपको एमसीसी भी चाहिए, कटआउट की जरूरत है नहीं। हाँ एमसीसी भी, अब से आगे कटआउट में घूम रहे हैं, एमसीबी की जरूरत है, हर जगह एमसीसी भी चाहिए, कटआउट का जरूरत ही नहीं, कैसे फंड कटआउट का जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आईटीसी आपकी बात तो है यार, इसमें कि एमसीबी एलएनटी में वापस आ रहे हैं। अनुपम जी आप कुछ कह रहे हैं? ये जो डीडी एसोसिएट जो भी है उनका देखा है, दैट्स ओनली अ रेट लिस्ट, मटेरियल का इतना, लेबर का इतना, ओवरऑल एंड एट द एंड ऑफ द डे इट जस्ट रिटर्न 9,50,000। मतलब इसमें जो है जो क्या हुआ वर्क नहीं दिया, दैट्स what I mean, when you invite the tender or quotation, have a POQ in place so that you know, like when you do this for a construction work, you should also have it for the electrical work. Correct. Yes, So sir. then you compare apple to apple, and then you know that okay, this is where it is coming from. correct. That is not been done here at this point. We just gave a 915, जिसको किसी को मालूम नहीं कि कैसे वर्क आउट किया। नहीं उसका पूरा इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता। क्वालिटी ऑफ वर्क होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क होना चाहिए, और मेरा जान पहचान उसका जान पहचान उसमें का नहीं हो। ये इसके एडवाइजर कमेटी में तो ठीक है, see whatever it is, he has put his code. Let's have a look at this one ना, इसमें तो वो नहीं है ना। In any case, we are not passing this one. This was in the worst come worst scenario. That was the only one we had. But this is the second one what we had. The third one भी अगर थोड़ा और रुकेंगे तो we will get another one also. ठीक है, but then अपने पास टाइम नहीं है अपने पास, then in that case. टाइम तो नहीं है, और ठीक है, then in that case then we'll wait for the next code. It will come. Let us move technically now. मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि ये कोड भी ना, this code was supposed to come on Friday. It never came. It came on Saturday. Saturday afternoon भी नहीं आया, आज आता भाग भाग के देता है। आया
ठीक है इसमें प्रॉब्लम नहीं है, this is not the one having problem. The problem one is that one AAD जो आप कोट कर रहे हैं, जिनको आप सपोर्ट कर रहे थे ना, he was as per his statement. I don't know. It's okay. लेकिन It is not that way. See, you will decide, huh? You will decide. We will not decide. 1 minute. You, otherwise there is no point in holding the SGM. Just hold on. ठीक है ना, हम लोग के मन में कुछ भी नहीं है, ये लास्ट मिनट में कोर्ट आया हुआ, we are holding it now. आप लोग डिसाइड करेगा, you ask, we are all open to all sort of questions. अब जो पूछेंगे वो होगा, ठीक है ना? हाँ. Finally you will decide, otherwise the whole point of holding SGM is defeated. तो इनको कमेटी में रखो ना। नहीं, मुझे कमेटी में जाना नहीं है अभी, क्योंकि I have called him up, I have written in the group also. He said I will call you back. 3 महीना हो गया मैं कमेटी में नहीं हूँ, और जो है फ्यूज लग रहा है, ये लग रहा है, और क्वांटम ओवर पता नहीं 9,50,000 का वाट, वो क्या करेगा? अभी वो जो उसने दिया आदमी, he is a ST लाइन कंस्ट्रक्टर, मैं पहले भी बोला हूँ सबके सामने, जो महंगा भी हो उसको दो, लेकिन काम मालूम होना चाहिए। ये इसका काम नहीं है नगर पालिका का कि दे दो बाद में फिर पीछे घूमते रहो, और यही होने वाला है, क्योंकि उसने जो दिया है मैं अभी पढ़ा, मुझे मालूम नहीं कब दिया, बिकॉज ही इज नॉट माई कॉन्टेक्ट। मैं बोला 2-3 नाम दिया था, मैं दिया था कि नहीं, ये ऐसा रिलेक्शन भी है, क्योंकि मैं इसलिए दिया कि ये मेरे अंडर ये लोग काम कर चुके हैं, कॉलेज में बड़ा 22,000 का वहाँ एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, MSCB से बड़ा, तो इसलिए हमको मालूम है, मैं बोला ये फील्ड है मेरा, इसलिए नहीं कि हमको हमने ना जो एक अर्थिंग के काम के लिए तकरीबन 5 से 6 कॉन्ट्रैक्टर्स लोग को अप्रोच किया, बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे, लेकिन पता नहीं किसी को हमारे प्रोजेक्ट में काम करने की इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि जिसको भी अप्रोच किया था वो बड़े लेवल के लोग थे जो करोड़ों में काम करते हैं, उनके सामने 8-10 लाख रुपए कुछ मायने नहीं रखता। और दूसरा चीज है, इन्होंने जो मुझे नाम रिकमेंड किए, मैं उनको भी कॉल किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, लेकिन क्या है उनसे भी बात हुई थी, लेकिन वो बोले कि नहीं अभी हमारा कहीं भी और जगह पे प्रोजेक्ट चालू है, तो हमने ये छोटे लेवल पे काम नहीं करना है, ठीक है। अभी कंडीशन ऐसा है कि हाँ, कमेटी में इसको निकाला, अरे निकाला नहीं है, कौन बोला आपको निकाला? छोड़िए, आप है ना पीछे वाले इसमें मत जाइए, अभी जो एट पर प्रेजेंट जो आपका जो बिल्डिंग की जो हालत है उसके बारे में बात करेंगे। अर्थिंग बहुत वीक है और इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। आप एक बजट हम निश्चित करते हैं, इसका बजट कितना जाएगा उस पर हम आईडी सिंह जी को, आईडी और हमारे मित्र जो बैठे हैं एडवाइजरी कमेटी, उनके हाथ में दे देते हैं कि आप लोग इसके आगे आप डिसाइड कर लीजिए, तो उनको एक पावर दे दीजिए कि भाई इतने तक का हमारे पास एक बजट उनको देना पड़ेगा, फिर अपने हिसाब से वो किसको अपॉइंट करना नहीं अपॉइंट वो करेंगे, लेकिन इसके लिए वापस फिर से एग्जाम लेने का कोई मतलब नहीं है। योगेश जी, एक बात है कि अभी जिस तरह समझ में आ रहा है सबकी बात सुन के, एक बात है वेरी क्लियरली कि ये प्योर टेक्निकल चीजें हैं, एवरीबॉडी विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट। जस्ट इतना समझ लीजिए कि पहले हमको हमारी ड्राइंग फाइनलाइज करनी है, हमको ये समझना है कि मेरी ये बिल्डिंग का ये वायरिंग है, तो उसके लिए अर्थिंग इस तरह का होगा। हर कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से, कोई कटआउट बोलेगा, कोई एमसीसी भी बोलेगा, कोई आरसीसी भी बोलेगा, तो वी हैव टू डिसाइड दैट मेरे सिस्टम में मुझे क्या लगाना है। मैंने सुना है, तो ड्राइंग हमको फाइनल करनी है, बीओक्यू हमको फाइनल करना है, बेस्ड अपॉन माय बीओक्यू, जो भी एडवाइजरी कमेटी है, बेस्ड अपॉन माय BOQ, I will be receiving quotations from vendor. मैं समझता हूँ 10 लाख काम के लिए, 10 लाख के लिए लोग बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर नहीं आएंगे, बट यहाँ पे सबकी जान पहचान के कोई ना कोई अच्छे अच्छे रहते हैं। सो इट इज नॉट दैट मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट रिकमेंड कर रहा हूँ उसी को मिलना चाहिए, इट विल बी फेयरली ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। इसमें हमको एक आइडिया मिलेगा कि है ना एक्चुअली 10 लाख के आसपास तो है ना ये अमाउंट जाने वाला है, तो आप लोग एक है ना एक फंड को समझ लीजिए और जो एडवाइजरी कमेटी में जो भी है उनको ये डिसीजन दे देते हैं कि आप अपने बेस्ट टू बेस्ट
जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको बुलाइए और उनका ड्राइंग जिस हिसाब से जो बीओ की हो उस हिसाब से बनाइए, फिर वो सेटिस्फैक्ट्री होगा तो हम उसके हिसाब से हम आगे काम बढ़ाएंगे। जब आने वाले जो बोले थे तो उनको क्यों नहीं लिया गया? He said he is ready to मैडम एक बात अभी है ना, अच्छा क्या हुआ एसजीएम में इनिशियली ना ऑफिस के सामने एसजीएम हुआ था, वहां पे नाम प्रपोज किया था, ठीक है। उसके बाद इवेंट चलो लीडरशिप में अनदर, उसके बाद देन वापस एजीएम हुआ, उसमें भी अगेन नाम है। उसके नेक्स्ट डे आई गो टू द ऑफिस और नोबडी कॉल्ड मी, मेरे को किसी ने इनविटेशन नहीं दिया, जेंटलमैन सिटिंग ओवर हियर, नोबडी कॉल्ड मी, आई डोंट नो व्हाई ही केम देयर। एक बार नाम हो गया है, इट इज योर मोरल रिस्पांसिबिलिटी टू कम अप देयर ना। आपको कोई इनविटेशन देगा नहीं, आपको किसी ने रोका नहीं है मैडम, कल आप भी आ जाइए, प्लीज यू आर वेलकम, ओपन आर्म्स आइए, ठीक है ना, किसी ने किसको रोका नहीं है। 1 मिनट, मैं कॉल किया इनको, मैसेज डाला, he said I will call you back, still is I'm waiting, और आप बोले नहीं ठीक है, आप आईडी दिए, आप पूछ लेते ना दुबई से, इतना ईगो का क्या बात, आप दुबई पूछ लेते ना कि बड़ा इशू क्यों नहीं है, पूछ लेते। इट्स ओके, उनका ठीक है अभी ठीक है, चलो जो भी है यार इसको इतना बड़ा करने में जरूरत नहीं, अभी आईडी दी, आप एड्रेस मुझे कर रहे हो, आई एग्री विद यू। मैं आज है ना, मुझे एक बजट तो समझ में आता है मलिक जी, एक बजट तो समझ में आता है 9.5 और 10 लाख, ठीक है। आप अप्रूवल दे दीजिए 10 लाख का, इसके बेसिस पे हम जो भी है, हम है ना जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, नहीं वो तो रहेंगे। देखो कैसा है, एक चीज तो अभी तक मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब है ना ये सिनेरियो देखने के बाद ये समझ में आ रहा है, एक अंदाजा आता है। किसी का 7.5 लाख था, 7.5 लाख था, जो अभी ये चाहिए वो चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, किस तरह से चाहिए, क्या चाहिए, तो वो तो बढ़ के अभी 10 लाख तक का बजट पहुंचा हुआ है। और इसमें क्या नेगोशिएशंस कर सकते हैं, कितना नेगोशिएशन कर सकते हैं, वो भी है ना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जो एडवाइजरी कमेटी है जो हमने अपॉइंट किए थे, मिस्टर आईडी सिंह, टंडन जी और बाकुनी जी, इनको फुल राइट्स दिया जाएगा कि अच्छे से अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स लोअर टू लोअर प्राइस में हमारे, और गारंटी के साथ हमारा जो अर्थिंग का इशू है, मीटर रूम का इशू है, जो भी है उसको फायर से बचाना है, हर एक का जो पानी से बचाना है, किस तरह से बचाना है, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ठीक है। और काम को जो कैरी करेंगे वो उन्हीं लोग के अंडर में होगा। तो प्लीज है ना, आप उनको है ना एक बजट का अप्रूवल दीजिए। 10 लाख का बजट है उनका, अगर एग्री है तो इसको पास कर लेते हैं, इसके लिए दोबारा एजीएम नहीं लेंगे हम। ओके पास करो। उसको प्रपोज करिए, पहला मलिक जी प्रपोज कर रहे, सेकंड प्रपोज तो आईडी सिंह जी, बाकुनी जी और टंडन जी, इनको 10 लाख का हम बजट दिया है, उसमें आप उनको बिठाना है। फिर उसके बाद क्या, I think it's better you define the scope of work also. Yes, yes. You will need the BOQ. It's already there in your WhatsApp. Please have a look. It's already there. I made that scope of work complete. Somebody can add something to that. Most welcome. Hello. See, the problem is there is some voltage fluctuation across some buildings. So, budget should not be the deciding criteria. What we need actually is an electrical consultant who will pinpoint this is the problem. And he will tell us this is what is can be done. And based on that, we have to call for tenders from electrical contractors. Right. If we tell this is 10 lakhs is the budget and we will give it to the lowest contractor, the problem might not be solved. Because the problem might be somewhere else. हेलो, हाँ तो जैसे उमेश जी ने कहा कि बजट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आईडीसी की आपका वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या बजट था? हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी जो भी काम होगा वो नए तरीके से काम होगा इलेक्ट्रिक का। जिनके अपने जितने भी सेक्टर 5 के जो मेंबर्स हैं, उनका अच्छे से अच्छा जो भी इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर है उसको बुलाइए, इनसे मिलाइए और रीवर्क करेंगे उसके ऊपर। हमने बजट पास कर दिया, अभी ये ना ये काम भी कभी भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो थैंक यू। आप लोग एक मिनट जरा बाकुनी जी को बोलना है। So one more thing I want to clarify. जब हम लोग ने ज्वाइन किया था कमिटी का, our sole intention was कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर आता है, हम कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं लेके आएंगे।
जो भी आएगा we will thoroughly screen him whatever it is and the what he quoted was one of the quotes. उसमें और 2-3 quotes भी हैं, ठीक है, that quote we can keep it aside, but the freshly received one it doesn't quote that one cutout. उसमें तो cutout mention ही नहीं है. और भी बहुत सारे quotes हैं जिनमें नहीं है, किसी में है किसी में नहीं है. That is why you all are sitting over here, we are sitting over here. ठीक है ना? Again I am telling you, जो भी आ रहा है, whatever the contractor or subcontractor is coming, neither I and I can vouch for this gentleman. वो भी नहीं लेके आ रहा है, ठीक है ना? जो आ रहा है, ठीक है, जिधर से भी आ रहा है, we are asking उसको लेके पूरा we are having a good walk around the society, उसको सब दिखा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं. बाद में उसका जो कोट है, हम उसको पूछ रहे हैं, तू जो इलेक्ट्रोड डालेगा उसका लेंथ कितना होगा? We are covering everything. ठीक है ना? तेरे जो लग्स होंगे, वो किस मटेरियल के होंगे, स्क्रू एंड ऑल, we are doing a thorough job on it. वो कॉन्ट्रैक्टर हमारा नहीं होगा भाई. अगर आपका आया और हम उसको पूछ-पाछ के उसको रिजेक्ट कर दिया, you should not feel bad. That is what I am trying to tell you. ठीक है ना? I am not bringing anybody here. As of now, it's an open this thing. हम किसी को नहीं बुलाते, हम किसी को जानता भी नहीं है. आप किसी को लेके आइए, please bring everybody. ठीक है ना? किसी को भी लाइए, we will have a thorough screening. If he is fit into the job, okay. You are getting it wrong. There is no conflict of interest. Okay? Everyone here is for the society. Yes. There is no conflict of interest involved here also. Yes. So don't quote that somebody is bringing somebody else from outside. That is what he who said. has conflict of बोला है कि interest. सोसाइटी में जिसका भी पहचान वाला रहता है वो लेके आओ. So there is no conflict of interest. If you have contractor of your own, No, you can no. bring it. I don't have. Please, then somebody is Okay. bringing it. I'm just giving a clarification. I don't Okay, have. Rahul ji. I'm not calling anybody. राहुल जी, Put your finger down, huh? no, That is wrong. Learn how to talk. Put your No, finger I'm down. saying you're wrong. wait. There is You no are nobody conflict to of judge interest me. involved here. There is no conflict of You are nobody to interest judge me. involved here. As simple as that. Secretary is there, he will answer. देखो, गलती हुआ है मेरे से, ठीक है? मेरे आईडी को, So we are talking to him. Why ओके, is it? तो है ना, Yeah, I'm clarifying my point. What do you have to? तो भाई काम कर रहा है. What there? मैं मुझे He's the contractor, Wait. not you. हाँ, और यहाँ पर जो भी मेंबर है, वो लोग को जो भी है, जो मेंबर काम करना जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो लोग एक तरफ से हमारे सोसाइटी के लिए योगदान दे रहे हैं, ठीक है ना? और विदाउट एनी इंटरेस्ट, तो है ना, मुझे तो हमें तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए. आज आईडीजी भी बहुत एक्सपीरियंस है, टंडन जी भी एक्सपीरियंस पर्सन है, और मेजरली क्या है, इलेक्ट्रिक का है ना, बहुत सारा जगह पे देखा है, फ्लक्चुएशन, करंट, ये सारी चीज़ों का बहुत सारा इश्यूज है. लेकिन इसको जितना आप खींचोगे उतना वो खींचते जाएगा. मेरे से गलती हुआ है, मैं माफी मांगता हूँ, और लेकिन आने वाले पल में हम तीनों को रखेंगे, उनके पैनल बनाएंगे, उनके पैनल के अनुसार बेस्ट जज करके उस काम को शुरुआत देंगे, ठीक है? और उस मीटिंग में जब भी मीटिंग होगा, हम लोग ऑफिस बेरर, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स भी इन्वॉल्व होंगे, ताकि क्या जो भी है आमने सामने हो. फिर बाद में ये नहीं बोलना चाहिए कि इन्होंने हमारे सामने कुछ नहीं हुआ, ठीक है? तो जितना ट्रांसपेरेंसी रखेंगे हम, क्योंकि आप लोगों ने ही मेंबर्स को चुना है, कमेटी मेंबर्स को चुना है, उनके ऊपर कुछ आपका एक्सपेक्टेशन भी है, तो शायद उन पे कुछ भरोसा रखा है, तो भरोसा ही हमको काम कर रहे हैं. और थैंक यू फॉर द यहाँ पे जो भी प्रेजेंट हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आज हमारे पूरा एजेंडा पास हो गया है और सभी पे हमने डिस्कशन कर लिए. हमारे यहाँ लंच का प्रोविजन हमने किया है. थैंक यू सो मच. आपसे कि जो आपने नो ब्रोकर में ये किया है, कोई सेल्समैन आता है या हमें इन्फॉर्म किया जाता है मोबाइल के थ्रू कि आपके रेट पे आया है. मेरे साथ 2 बार ऐसे हुआ है. हमारे घर पे कोई ऑर्डर नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन हमारा फ्लैट नंबर दिया गया. अगर कुछ इंसिडेंस होता है तो किसे पकड़ा जाएगा? नहीं, ये चीज सुनिए, ये चीज इनिशियल में हुआ रहेगा. ये इनिशियल में नहीं अभी हुआ है, तो आपने मुझे कॉल नहीं, आपने मुझे बोलना चाहिए था, तो मैं तभी सॉल्व कर दिया होता.